हेलो बच्चों, नमस्कार, जय श्री कृष्ण, राधे राधे। क्या हाल चाल, कैसे हो सब? आई होप आप सब मस्ती में होंगे, मजे से लाइफ को एंजॉय कर रहे होंगे। एक बार मेरे को चैट बॉक्स में लिखकर बतला दीजिए कि क्या मेरी आवाज साफ साफ सुनाई दे रही है और एम आई विजिबल? गुड आफ्टरनून एवरीवन, गुड इवनिंग एवरीवन, गुड आफ्टरनून, गुड इवनिंग, सभी को गुड इवनिंग, सभी को गुड इवनिंग। क्या मैं साफ साफ दिखाई दे रहा हूं? राधे राधे गाइस। एक बार लिखकर बतलाइए। तो सभी का स्वागत है, स्वैग से सभी का स्वागत है आज की क्लास में। वेलकम ऑल इन द फर्स्ट क्लास ऑफ अर्जुना जेई 2027। पहले ये बतलाओ यार, 10th से 11th में आ गए, यानी एक साल सीनियर हो गए हो, है ना? वैसे तो देखा जाए तो हम लोग आज पहला दिन है ना, पहला दिन है जब हम जेई का सफर शुरू करने वाले हैं, राइट? और पहला दिन है ना, और लास्ट दिन दोनों ही अहम होते हैं, राइट? तो सबसे पहले बतलाओ कि कितने लोग जेई की प्रिपरेशन से डरे हुए हैं, या फिर ऐसे बच्चे जिनको लग रहा है कि नहीं सर, जितनी भी रुकावटें आएंगी, अगर आप साथ हैं, है ना, अगर हमारे टीचर साथ हैं, तो बिल्कुल हम इस पूरी जर्नी को पूरी अच्छी तरीके से एंजॉय करने वाले हैं। लव यू ऑल, लव यू ऑल। यस। तो यानी कि प्रिंसिपल, यानी कि रूल नंबर वन इस पूरी जर्नी में फुल मजा आना चाहिए। मजा किस में आना चाहिए भैया? सब्जेक्ट पढ़ने में, प्रॉब्लम सॉल्व करने में। रूल नंबर 2, अगर आप कभी भी परेशान हैं, अगर आपको लग रहा है कि जर्नी में कुछ भी ऊपर नीचे चल रहा है, तो रूल नंबर 1 को जरूर रेफर करें। रूल नंबर 1 को जरूर रेफर करें। रूल नंबर 1 क्या है? ये पूरी मस्त तरीके से ये पढ़ाई होनी चाहिए, पूरे इंटरेस्ट के साथ, पूरे मजे के साथ, तभी तभी ये सफर जो है आसान बनेगा। यस, ऑलवेज देयर। बहुत तेज चैट चल रही है, बहुत सारे बच्चों के नाम पढ़ नहीं पा रहा हूं मैं, है ना, बिल्कुल नाम नहीं पढ़ पा रहा हूं मैं। इंट्रो शुरू करेंगे, बिल्कुल बिल्कुल, मैं अपने बारे में जरूर आपको बतलाऊंगा थोड़ा बहुत जो भी है। यस, एक बार सभी लोग चैट बॉक्स में लिखकर बतलाइए, हाउ इज द जोश गाइस, हाउ इज द जोश? जोश एकदम फायर 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 दिखना चाहिए, फायर दिखना चाहिए। हेलो 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 एवरीवन, हेलो एवरीवन। सभी का स्वागत है, सभी का स्वागत है, सभी का स्वागत है। हर साल की भांति इस साल भी अर्जुना जेई 2027 में सभी का स्वागत है। ग्रेट। आग वाग लगना चाहिए यार, गर्मी आनी चाहिए थोड़ी सी भाई, गर्मी आनी चाहिए, गर्मी 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 आनी चाहिए भाई। यस। सर प्लीज बेसिक से करना। यस गाइस, यस गाइस, इस पे मैंने काफी वर्क किया है आपके लिए, बिल्कुल मैं बतला रहा हूं, और काफी मेहनत करी है कि बिल्कुल आपको बेसिक लेवल से ही अपन को लेकर चलना है ना? ओके, चलो फिर शुरू कर दें, शुरू कर दें। अगर आप लोग एक बार बोलो तो थोड़ा थोड़ा शुरू करते हैं ना, क्योंकि देखो आज के सेशन में हम करने क्या वाले हैं, थोड़ी सी बात हम लोग कर सकते हैं। सबसे पहले तो यस ऑफ कोर्स, मैंने पहले ही आपका वेलकम कर दिया है, और डेफिनेट सी बात है, अगर आप इस तरीके से पूरे पूरे जर्नी को इसी इसी जोश के साथ अगर करते रहोगे, तो डेफिनेट सी बात है कि द नेक्स्ट स्टॉप इज गोइंग टू बी व्हाट? आईआईटी। ठीक है भाई, चलिए थोड़ा और आगे बढ़ते हैं। आज हम क्या करने वाले हैं? तो आज पहली क्लास है, ऑफ कोर्स पहली क्लास है, तो पहली क्लास में जो बच्चे 10वीं से 11वीं में आते हैं, चाहे कोटा हो, चाहे ऑनलाइन हो, चाहे कहीं भी पढ़ा रहे हो, है ना, अगर मैं कोटा के अंदर भी अगर कोई ऑफलाइन क्लास आज पहली क्लास 11th की अगर कंडक्ट कर रहा होता, तो एग्जैक्टली इन द सेम मैनर
वो क्लास चल रही होती जिसमें सबसे पहले दिन बच्चों के अंदर जो डाउट्स या जो कोई दिमाग में क्वेश्चंस चल रहे हैं सबसे पहले उसके ऊपर फोकस करना होता है, उसको थोड़ा गाइडेंस देना होता है। गाइडेंस देने के बाद कोशिश ये होती है कि क्लास में थोड़ा बहुत हम लोग पढ़ाई करें। तो आज हम क्या क्या करने वाले हैं मेरी जान? आज हम करने वाले हैं सबसे पहले बातचीत जो अभी चल भी रही है ना, कोशिश करेंगे उसमें भाषण का एलिमेंट कम से कम हो, है ना, भाषण का एलिमेंट कम से कम हो। सेकेंड इज व्हाट इज द लाइफ ऑफ ए जेईई एस्पिरेंट, और लास्ट में फिर हम लोग जो पहला टॉपिक इस बार ले रहे हैं जो पिछले साल से थोड़ा सा चेंज है ना। जनरली पिछले साल अगर आपने देखा होगा अर्जुना में तो हम लोगों ने स्टार्ट किया था बेसिक मैथ से, ठीक है ना, बट यहां पे आज शुरू होने वाला है ना, आज यहां पे शुरू होने वाला है कौन सा टॉपिक? सेट थ्योरी। सेट थ्योरी भी एक बेसिक आर्टिकल ही है, ठीक है भाई। एकदम कॉपीज के बारे में बात करेंगे ना, कॉपीज के बारे में सेक्शन बना के रखा है। मेरे पास बहुत सारे मैसेज आए हैं, है ना, जब से लॉन्च हुआ है और अभी तक आज की डेट तक, और उसको मैंने बिल्कुल आपकी तरफ से नोट डाउन किया है और उन सारी चीजों के ऊपर हम बात करने वाले हैं। जरूरी नहीं है कि सारी बातें आज की क्लास में ही हो, जरूरी यह है कि हर एक क्लास में हम आपको गाइड भी करें और बढ़िया तरीके से बेसिक से एडवांस तक आपको पढ़ाते भी चलें। क्या ख्याल है ना? बहुत सही, बहुत सही, सबके बारे में बात करेंगे। अभी कुछ बच्चे पूछ रहे थे कि सर अपना इंट्रो दीजिए, है ना। किसी को लग रहा हो कि सर आपको इंट्रो देने की क्या जरूरत है? नहीं भाई, है ना, हर क्लास में हम इंट्रो, यानी कि हर क्लास मतलब जो भी पहली क्लास होती है उसमें जरूर बताया जाता है बच्चों को कि टीचर के बारे में, राइट। तो ऑफ कोर्स हेडिंग आपने देख ही लिया होगा, मैं हूं कौन। मुझे लग रहा है थोड़ा आगे पीछे हो गया, ये सही है? मैं कौन हूं या मैं हूं कौन, क्या सही लग रहा है? मैं हूं कौन, देखिएगा ध्यान से, है ना। वैसे तो मेरा नाम जो मेरे माता पिता ने रखा है दैट इज अमरनाथ आनंद, और जो मेरे पढ़ाने वाले स्टूडेंट मतलब जिनको मैंने पढ़ाया है कोटा के अंदर, है ना, कितने सालों से पढ़ा रहा हूं मैं भाई? 22 ईयर्स से पढ़ा रहा हूं, है ना। और आज भी कोशिश करूंगा कि बहुत बहुत बेहतरीन आपको पढ़ाऊं, ठीक है ना। तो ऑफ कोर्स मैंने 22 ईयर से मैं पढ़ा रहा हूं, ठीक है ना, और मैथ्स ही पढ़ा रहा हूं। और बच्चों जो आप सपना देख रहे हो कि भाई आईआईटी जाएं, आईआईटी दिल्ली, आईआईटी बॉम्बे, या जो भी आप आईआईटी में जाना चाहते हो, तो मैंने भी पढ़ने के बाद मैं भी कहां से होकर आ रहा हूं? आईआईटी दिल्ली से, है ना। तो आई हैव डन बीटेक फ्रॉम आईआईटी दिल्ली एंड टीचिंग फ्रॉम लास्ट 22 ईयर्स। और मेरे पढ़ाने मतलब ऐसा आप कह सकते हो, है ना, एग्जैक्टली तो मैं ये नहीं कह सकता हूं कि मेरे पढ़ाने के बाद रैंक आती है ना। दो चीजें होती है ना, एक तो भाई अगर मैं पढ़ा रहा हूं तो सामने वाला यानी कि आप लोग, है ना, जो आज कैमरे के उस पार बैठे हुए हैं ना, तो उनको भी बहुत अच्छी तरीके से मेरे साथ जुड़ के पढ़ना पड़ेगा ना, जुड़ के पढ़ना पड़ेगा। और अपने करियर में, है ना, इसमें जेई मेन की रैंक्स मैंने मेंशन नहीं किए। जेई मेन में भी बहुत सारी रैंक्स आई हैं, है ना, जेई मेन में भी बहुत सारी रैंक्स आई हैं, ठीक है ना। तो अपने करियर में जेई एडवांस के अंदर अपन डिफरेंट ईयर्स की बात कर रहे हैं ना, इट इज नॉट फ्रॉम अ सिंगल ईयर, इट इज फ्रॉम डिफरेंट ईयर्स। बहुत सारे बच्चों को गाइड करके हम लोगों ने आईआईटी में पहुंचाया, और इसमें बहुत सारी रैंक्स आप देख सकते हो जो आप कह सकते हो कि इंडिया की बेस्ट रैंक्स होती हैं, है ना, AIR 1, AIR 3, AIR 6, 8, 10, 12, और बहुत सारे टॉप 100 के अंदर स्टूडेंट्स को पढ़ाया है ना, पढ़ाया है। बिल्कुल बेसिक से ही पढ़ेंगे बच्चों, ठीक है। ठीक है, पीडब्ल्यू में अगर बात करें तो पीडब्ल्यू में आज मेरी कह सकते हो बैच के अंदर पहली क्लास है, राइट, पहली क्लास है ना। मैंने जस्ट अभी कुछ दिनों पहले ज्वाइन किया है ना, जब आपका अर्जुना लॉन्च होने वाला था उसी टाइम के आसपास मैंने ज्वाइन किया था पीडब्ल्यू, और आज मेरी पहली क्लास है अर्जुना के अंदर। हालांकि इससे पहले मैंने महा मैराथन में भी अभी लिया था पीडब्ल्यू जेई चैनल में, है ना, जिसमें 12 घंटे 10 घंटे की क्लासेस 2 दिन बैक टू बैक ली हुई है ना। ठीक है भाई, तो इस जर्नी में हमें इस चीज का थोड़ा ध्यान रखना पड़ेगा दोस्त,
इस चीज का, ये जो नीचे लिखा हुआ है ना भाई, इसका नेक्स्ट 2 इयर्स जो होने वाले हैं दोस्तों, हमारा साथ साथ बीतना चाहिए, हमारा साथ साथ बीतना चाहिए। नेक्स्ट जो 2 साल हैं उसमें हमारी जो जर्नी है उसमें साथ साथ रहना बहुत ज्यादा जरूरी है, बहुत ज्यादा जरूरी है। यस, ठीक है। बाकी आप चाहें तो एक बार स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, और भी मेरे बारे में कुछ पूछना चाहते हैं तो पूछ सकते हैं, है ना। आप मुझे इस पे ज्वाइन कर सकते हैं यहां पे, अगर आपके कुछ डाउट्स हैं या कोई बात है तो हम लोग कर सकते हैं इसमें, ठीक है। अब सबसे पहला सवाल है ना, मैं कौन हूं, मैंने आपको बतला दिया। अब मेरा सबसे पहला सवाल है कि जो आपने ये जो जेई की तैयारी शुरू करी है ना, इसका वाई क्या है ना, क्योंकि ये थोड़ा क्लैरिटी देगा, है ना। वाई में ऐसा है कि हमने 4 ऑप्शंस रखे हैं, उसके अलावा कोई 5वां ऑप्शन है तो आप कमेंट कर सकते हैं। हालांकि ABCD में लिखिए तो बेहतर रहेगा कि भाई IIT का टैग चाहिए, नहीं भाई फैमिली का बहुत प्रेशर था, घर में सर हमारे ना 2-4 IITians हैं, तो मुझे भी बोला गया कि सर IIT तो करना ही पड़ेगा, IIT तो करना ही पड़ेगा, है ना। तो ऐसा भी हो सकता है भाई, किसी को लगता है कि नहीं सर मैथ्स फिजिक्स पढ़ना और केमिस्ट्री पढ़ना मेरा पैशन है, तो मैं उसके हिसाब से कर रहा हूं। और एक लास्ट ऑप्शन की सर, हमारे जो दोस्त सब है ना सर, जो क्लास के अंदर था उसमें जो मेरा बेस्ट फ्रेंड था ना सर, वो 4-5 ठो था ना सर, सब के सब IIT का तैयारी कर रहा था सर, तो हमको लगा कि IIT का तैयारी करने में बढ़िया रहेगा, दोस्ती यारी भी बनी रहेगी, इस वजह से हम IIT की तैयारी कर रहे हैं, कर रहे हैं। तो एक बार मैं आपको पोल के माध्यम से, है ना, 45 सेकंड का पोल दे रहा हूं, ठीक है। लेट्स सी किधर जा रही है कहानी, किधर जा रही है कहानी। किधर जा रही है कहानी। एक बच्चे का जवाब आया कमेंट में जो मैं पढ़ पाया, शायद विकास नाम था, है ना। टू प्रूव माई सेल्फ, क्या बात है मेरी जान, क्या बात है, टू प्रूव माई सेल्फ। मतलब यार कभी कभी इस स्टेज की बात करें, 11वीं क्लास में अगर मैं बात कर रहा हूं कि आप इस बात को सोच पाते हो कि टू प्रूव माई सेल्फ, तो ये बहुत बहुत बड़ी बात है भाई, बहुत बड़ी बात है। वैसे तो मैंने सी ऑप्शन मार्क किया था, है ना, लेकिन बहुत सारे बच्चों का जो आंसर है, इसमें कोई सही गलत आंसर नहीं है, एवरी वन ऑफ अस नो, ठीक है ना। सब हम लोग अलग अलग हिसाब से सोचते हैं। 70% ऐसे बच्चे हैं जो कह रहे हैं इस बात को कि भाई IIT टैग चाहिए, और 23% ऐसे बच्चे हैं जिनका है कि पैशन है, और बाकी मेरे ख्याल से इधर उधर हो गया होगा, है ना। आप समझ रहे हो, किसी टैग के पीछे अगर आपको दौड़ना है, किसी टैग के पीछे आपको भागना है, तो फिर उसी को हम लोग क्या कहते हैं बच्चों, रैट रेस कहते हैं, है ना। आज की डेट में अगर हम इंडिया में पैदा हुए ना, इस बात को थोड़ा अच्छी तरीके से समझ लीजिए। अगर देखो अगर मुझे कोई पूछता है ना, मेरे से अगर कोई बात करता है कि भाई सर 10th से 11th जा रहा हूं मैं, है ना, 10th से 11th जा रहा हूं, पहली चीज जो मैं अपने अंदर चेंज करूं, आप बता सकते हो पहली चीज जो मेरे अंदर चेंज होनी चाहिए। अगर मैं 10th से 11th मूव कर रहा हूं, है ना, स्टार्टिंग में देखो थोड़ी बातचीत होगी भाई आज की क्लास में, है ना। हर दिन मैं आपको इतनी बातचीत नहीं करने वाला हूं, हर दिन मैं अपने मैथ्स के सब्जेक्ट पे ज्यादा ध्यान देने वाला हूं, लेकिन यह भी मैं इंश्योर कर देता हूं कि अगर आपकी लाइफ में एकेडमिकली या नॉन एकेडमिकली कोई प्रॉब्लम आती है, आपने यहां पे मैसेज लिखा है, तो डेफिनेटली मैं ट्राई करूंगा पूरी तरीके से, शिद्दत से, पूरी ईमानदारी से, पूरे जोश से, कि उसको मैं जितना ज्यादा अच्छी तरीके से सॉल्व कर सकता हूं उसको कोशिश करूंगा, ठीक है ना। तो सबसे पहली चीज क्या चेंज होनी चाहिए, यस यस, बहुत सुंदर आंसर है, बहुत सुंदर आंसर है, बहुत सुंदर आंसर है। बहुत सारे बच्चे एक वर्ड लिख रहे हैं जो मेरे भी दिल के बहुत करीब है, दैट इज माइंड सेट, माइंड सेट, बिल्कुल सही बात है यार। यानी कि अगर आप 10th से 11th मूव कर रहे हो, है ना, 10th से 11th मूव कर रहे हो, तो सबसे पहली चीज जो आपको चेंज करने की जरूरत है मेरी जान, वो है आपका माइंडसेट। अगर आप माइंडसेट चेंज करोगे तभी आप इस लड़ाई में आगे बढ़ पाओगे, नहीं तो फिर क्या होगा, कुछ दिनों के बाद अगर आप 10th वाली माइंडसेट को लेके चल रहे हैं तो ये वाला यहां पे काम नहीं करेगा, ये वाला यहां पे काम नहीं करेगा। माइंडसेट का चेंज आपको समझ रहे हैं कि बहुत बड़ा चेंज होना है, बहुत बड़ा चेंज होना है। हो सकता है वो प्रोसेस धीरे धीरे हो सकता है वो प्रोसेस धीरे धीरे हो, आज थोड़ा चेंज हो, कल थोड़ा चेंज हो, समझ में आया क्या, लेकिन माइंडसेट धीरे धीरे आपको चेंज करना पड़ेगा। एक चीज और बतला सकते हो क्या, है ना, सवाल पूछ रहा हूं, ठीक है ना, अगर लगे, है ना, तो अच्छी तरीके से जवाब देना, सोच के जवाब देना, है ना।
माइंडसेट जब हम चेंज कर रहे हैं ना, अपना माइंडसेट चेंज कर रहे हैं, 10 से 11 जा रहे हैं, तो हमने आईटी के बारे में बहुत सारी बातें सुन रखी हैं। उसमें सबसे पहली बात आपके दिमाग में क्या आती है ना, रिगार्डिंग स्टडीज बात कर रहा हूं मैं, इधर उधर की बात नहीं कर रहा हूं, है ना, मैं रिगार्डिंग स्टडीज आपसे पूछ रहा हूं कि व्हाट इज द फर्स्ट थिंग यू हैव हर्ड कि भाई ये चीज करनी पड़ेगी तब जाके आईटीएन बनेंगे, ये वाली चीज करनी पड़ेगी तब जाके आईटीएन बनेंगे, है ना। वो माइंडसेट शिफ्ट जो है ना, वो मुझे बतलाओ कौन सी ऐसी चीज है, कौन सी चीज ऐसी है। डेडिकेशन, कंसिस्टेंसी, हार्डवर्क, ये सब ठीक है, ये सब कोई कोई दिक्कत नहीं है, कोई दिक्कत नहीं है, कोई दिक्कत नहीं है, कोई दिक्कत नहीं है, कोई दिक्कत नहीं है। वो एक चीज बतलाओ जो तुम्हें आईटीएन बनाने वाली है। ठीक है, हार्डवर्क बहुत अच्छी बात है, कंसिस्टेंसी बहुत अच्छी बात है, डेडिकेशन, ये सारी सारी चीजें वेरी गुड, वेरी गुड। यस, एक आंसर पहला आया है, नाम नहीं पढ़ पाया मैं, नाम नहीं पढ़ पाया, नाम नहीं पढ़ पाया मैं, नाम नहीं पढ़ पाया, लेकिन एक आंसर आया, एक आंसर आया भाई, एक आंसर आया है। यूं मेरे सवाल का जवाब आया। पता है क्या जवाब आया, मेरे सवाल का क्या जवाब आया? ये ये जवाब आया, ये जवाब आया, ये जवाब आया, ये वाला जवाब आया है भाई, पहला जवाब, पहला जवाब। एंड आई एम वेरी हैप्पी कि तुम मेरी, अब देखो सबसे पहली चीज क्या होती है पता है लाइफ में, पहले दिन है ना, जब हम आईटी की तैयारी कर रहे हैं, कि मास्टर के साथ अलाइन होना, मास्टर की सोच के साथ अलाइन होना, मास्टर जो बोल रहा है, मास्टर जो समझाने की कोशिश कर रहा है, मास्टर जो आगे आपके अंदर देखना चाहता है, उसके साथ आपका दिमाग अलाइन हो रहा है कि नहीं। अगर मेरा दिमाग एक वेक्टर है, तुम्हारा दिमाग एक वेक्टर है, तो क्या ये दोनों वेक्टर एक ही डायरेक्शन में अलाइंड है कि नहीं, तभी ये ग्रो करेंगे, है ना। अगर मेरा दिमाग जो है ना, अगर मेरा दिमाग, समझिएगा, है ना, समझिएगा, मेरा दिमाग इस डायरेक्शन में आपको लेके जाना चाहता है, आप बोल रहे हो कि नहीं सर, नहीं सर, हम तो इस डायरेक्शन में जाना चाहते हैं, हम इस डायरेक्शन में जाना चाहते हैं, हम तो ये करना चाहते हैं, है ना। और कोई बच्चा बोलता है कि गुरुजी जैसा आप जिस डायरेक्शन में चलेंगे उसी डायरेक्शन में हम चलेंगे। तो बताइए भाई, किसका रिजल्टेंट जो है वो तगड़ा होने वाला है, किसका रिजल्टेंट तगड़ा होने वाला है ना। इस बात को थोड़ा समझिएगा, इस बात को थोड़ा समझिएगा, यानी कि पहले दिन ये अलाइनमेंट बहुत जरूरी है मेजान, कि हमारे को माइंडसेट शिफ्ट करना पड़ेगा, हमें प्रॉब्लम सॉल्विंग पे फोकस करना पड़ेगा। बहुत सारे बच्चे सोच रहे होंगे यार प्रॉब्लम सॉल्विंग तो मैं कर ही रहा था, 10th के अंदर भी तो मैं प्रॉब्लम सॉल्व कर रहा था। अरे सर आप यकीन मानिए, आपको ऐसा क्यों लग रहा है कि मैं प्रॉब्लम सॉल्व नहीं कर रहा था? मैं इसको बिल्कुल सीरियसली ले रहा हूं, आपकी बात को, आप बिल्कुल प्रॉब्लम से सॉल्व कर रहे होंगे, मैं बिल्कुल इससे डिनाई नहीं करता हूं। लेकिन आपको पता है जो आप 10th के लेवल में प्रॉब्लम सॉल्व करते हैं, जो आईआईटी के लेवल में प्रॉब्लम सॉल्व करते हैं, उसमें काफी डिफरेंस आ जाता है, धीरे 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 काफी डिफरेंस आ जाता है। मतलब आप समझना कि अगर एक टॉपिक को मास्टर करने के लिए 10th के अंदर अगर आप मान लो कि 5 सवाल करते थे, है ना, 5 सवाल करते थे, एक टॉपिक को ग्रिप में लाने के लिए 10 सवाल करते थे, या एग्जामिनेशन के आपको पहले से पता है कि ये क्वेश्चंस आए हुए हैं पिछले 10 सालों में, सर मैंने ये क्वेश्चन को 10 बार कर लिया है, तो अब मैं 10th के अंदर तो बहुत अच्छा परफॉर्म कर लूंगा, डेफिनेटली अच्छा परफॉर्म कर लोगे, कौन रोक सकता है तुम्हें अच्छा परफॉर्म करने से। लेकिन मेरी बात यहां पर यह नहीं है, मेरी बात यह है कि भाई आईआईटी में वो सवाल नहीं आएगा, वो सवाल नहीं आएगा जो आपने देखा हुआ है। अब इसको बहुत ध्यान से समझना, देखो प्लीज, है ना, प्लीज कसम से सुन लो मेरी बात, ये वाली ध्यान से सुन लो प्लीज, है ना, बहुत ध्यान सुन लो, है ना, ये जो मैं पाठ बोल रहा हूं ना, इसको बहुत ध्यान सुन लेना। ये प्रॉब्लम सॉल्विंग के बारे में बात कर रहा हूं, है ना, ये थोड़ा ध्यान सुन लेना। सिंपल सा है, एकदम सिंपल सा है, ठीक है ना। अभी तुम जब जेई के लिए तैयारी करोगे ना, तो हम बेसिक से काम कर रहे होंगे, बिल्कुल बेसिक से प्रॉब्लम सॉल्विंग, ये सारी चीजें कर रहे होंगे, ठीक है ना। लेकिन आप ये समझना कि किसी भी सवाल को करने के बाद उसका रिपीटिशन तो जरूरी है ही, लेकिन डिफरेंट डिफरेंट नए नए प्रोफाइल्स भी करना बहुत ज्यादा जरूरी होता है, जिसके लिए आपको मिलते हैं डीपीपीज, प्रैक्टिस असाइनमेंट्स, ये सारी चीजें। अभी क्या होता है ना बच्चों, मैं बहुत ईमानदारी से बात कर रहा हूं ना, बहुत ईमानदारी से बात कर रहा हूं ये वाली, है ना, कि जब मैं प्रॉब्लम सॉल्विंग के बारे में आपसे बात करूं ना, जब भी मैं प्रॉब्लम सॉल्विंग के बारे में बात करूं ना, तो थ्योरी थोड़ी कम चलेगी,
आप थ्योरी थोड़ी कम पढ़ लेना, लेकिन जब मैं प्रॉब्लम सॉल्विंग के बारे में आपसे पूछूं तो आप ये जरूर बोलना कि सर हम अटेम्प्ट करके आए हैं, सर सॉल्व हुआ हो चाहे नहीं हुआ हो। मैं ये नहीं कह रहा हूं कि सॉल्व होना इज मैंडेटरी, ये मैं नहीं कह रहा हूं, फिर से ध्यान रखना, प्रॉब्लम सॉल्विंग डज नॉट मीन कि सॉल्व ही होना चाहिए, मैं ये नहीं कह रहा हूं। क्या मैं कह रहा हूं कि सॉल्व होना चाहिए? नहीं, मैं क्या कह रहा हूं कि अटेम्प्ट पूरा होना चाहिए भाई, है ना भाई? क्या होना चाहिए? अटेम्प्ट पूरा होना चाहिए, अटेम्प्ट पूरा होना चाहिए। इस चीज को ध्यान रखना पड़ेगा, इस चीज को ध्यान रखना पड़ेगा, अटेम्प्ट बिल्कुल शानदार तरीके से होना चाहिए। तो प्रॉब्लम सॉल्विंग में आपको अटेम्प्ट बिल्कुल अच्छी तरीके से करना पड़ेगा। कोई बोले सर क्या फर्क है 10th और 11th में प्रॉब्लम सॉल्विंग में? बहुत फर्क है। आपके जो दिमाग का न्यूरल सर्किट है ना, अभी 11th के हिसाब से प्रिपेयर्ड नहीं है। आपको एक एक सवाल बार बार करके उस न्यूरल सर्किट को कंप्लीट करना पड़ेगा, तभी ऐसा होगा कि विद इन टाइम आप क्वेश्चन सॉल्व कर पाओगे। क्योंकि आगे जो आने वाली प्रॉब्लम्स है ना, उसके लिए सबसे इंपॉर्टेंट है यहां पे माइंडसेट शिफ्ट करना कि भाई अब हमें ज्यादा ध्यान प्रॉब्लम सॉल्विंग की तरफ देना पड़ेगा। अभी कुछ बच्चे क्या होते हैं कि जब 12th में आते हैं ना, ध्यान सुनना इस बात को भी, 12th में आते हैं ना, सारी चीजें बताऊंगा, कसम से बता रहा हूं, एक एक चीज पे गाइड करूंगा, अप्रोच होमवर्क, ये होमवर्क, वो होमवर्क, सब चीजों पे बात करूंगा। नॉट इन टुडेज क्लास, नॉट इन टुडेज क्लास, धीरे धीरे सारी चीजें, जब होमवर्क आने लगेगा आप थोड़ा पिछड़ने लगोगे, वो सारी चीजों पे बात होने लग जाएगी, डोंट वरी। लेकिन अभी मैं आपको एक और बात बतला रहा हूं जो 12th क्लास में पहुंचने के बाद बच्चे कहते हैं, एकदम बिल्कुल ध्यान सुनना। 12th क्लास में बच्चे पहुंचने के बाद एक बात कहते हैं कि सर मैंने खूब बढ़िया 11th तैयार किया है ना, ध्यान सुनना, आप में से ऐसा कोई बच्चा नहीं चाहिए मुझे 12th तक, है ना, सुनना ध्यान से, कि सर मैंने 11th बहुत अच्छे से पढ़ा है, बहुत अच्छे से पढ़ा है सर, बस मैंने प्रॉब्लम प्रैक्टिस कम की है, बस मैंने प्रॉब्लम प्रैक्टिस कम की है, थ्योरी मैंने पूरी पढ़ी है, प्रॉब्लम प्रैक्टिस मैंने कम करी है। मैं ये नहीं पूछूंगा बेटा 12th में कि तुमने कितने प्रॉब्लम पूरे पूरे सॉल्व किए या नहीं किए, मैं ये जरूर पूछूंगा, लेकिन प्रॉब्लम आप कितना अटेम्प्ट कर रहे हो ऑन डेली बेसिस। तो एक चीज बतलाओ कि अगर तुम 12th में हो, तुमने ये कहा मुझसे, है ना, तुमने मुझसे ये आकर कहा कि सर हमने थ्योरी अच्छी पढ़ी है, प्रॉब्लम प्रैक्टिस नहीं करी है, तो फिर तो क्या ही पढ़ाई करी है, आप ये खुद ही सोच लो। क्या आपको लगता है कि आईआईटी के एग्जामिनेशन के अंदर बिना प्रॉब्लम प्रैक्टिस किए, बिना प्रॉब्लम सॉल्व किए आपका कुछ होने वाला है? क्या थ्योरी पढ़ के काम चलने वाला है कुछ? बिल्कुल नहीं, बिल्कुल नहीं। तो सबसे पहली चीज, क्या आप सभी कमेंट बॉक्स में लिखकर बतलाएंगे कि अब आपके नोटबुक में, है ना, नोटबुक के हर एक पेज के सबसे ऊपर क्या लिखा हुआ मिलना चाहिए कि यू आर ए प्रॉब्लम सॉल्वर। यू आर ए प्रॉब्लम सॉल्वर, यू आर ए मतलब मास्टर के बारे में मत लिखना भाई, अपने बारे में लिखना है ना, अपने बारे में। जैसे अगर आपका नाम है अर्जुन, अर्जुना बैच है ना, अर्जुना बैच है, तो हर एक पेज के ऊपर यह होना चाहिए कि अर्जुन इज ए प्रॉब्लम सॉल्वर। यह बिल्कुल ध्यान रखना, तभी आपके दिमाग में बार बार यह चीज बैठेगा कि भैया मेरे को तो प्रॉब्लम सॉल्विंग पे ज्यादा फोकस करना है। बहुत सारे बच्चे भी आएंगे बोलेंगे यार सर प्रॉब्लम सॉल्व नहीं होते, ये नहीं होता, वो नहीं होता, उस पे मत जाना भाई, उस पे मत जाना। मैंने क्या बतलाया है, कौन सा वर्ड पकड़ोगे माइंडसेट शिफ्ट में, कौन सा वर्ड पकड़ोगे, सॉल्व पकड़ोगे या अटेम्प्ट पकड़ोगे? पहले कौन पकड़ोगे? पहले, पहले के 3 महीने के गाइडलाइंस है ये, पहले के 3 मंथ के गाइडलाइंस है। इन दोनों में पहले के 3 मंथ में क्या पकड़ोगे? क्योंकि मुझे एक काम करना है आपसे, हैबिट बनवानी है आपसे, मुझे आपसे हैबिट बनवानी है। मैं चाहता हूं कि आप में हर एक बच्चा हैबिट बनाए, इस बात की हैबिट बनाए। आप 2 घंटे 3 घंटे बैठ के प्रॉब्लम सॉल्व करना, चाहे हो चाहे नहीं हो, अटेम्प्ट करना इज वेरी मच मैंडेटरी। तो सबसे पहली चीज, यस, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, ठीक है ना। सॉल्व और अटेम्प्ट में अगर कोई भी तुमसे पूछे तुम्हें क्या पकड़ के चलना है, अटेम्प्ट। अटेम्प्ट में कोशिश यही करनी है कि भाई 90 to 100% फर्स्ट 3 मंथ्स में हम अटेम्प्ट करके आए, भले सॉल्व कितना भी हो। आई विल से वो मेरे लिए मैटर नहीं करता है, मेरे लिए मैटर नहीं करता, पहले 3 मंथ में तो बिल्कुल नहीं करता है। पहले 3 मंथ में तो मुझे बस ये है कि मैं तुमसे कुर्सी पे बिठाकर ये काम करना सिखा दूं कि भैया प्रॉब्लम सॉल्व करने के लिए आपको कॉपी और पेन लेके बैठना है और अपने खुद के एंथुजियाज्म से बैठना है, आपके खुद के मन से बैठना है। यह नहीं कि धक्का देके कोई बिठा रहा है कि अरे यार तुम्हें प्रॉब्लम सॉल्विंग करनी थी, तुम क्या कर रहे हो बैठ के, है ना बेटा। तो आई होप ये बात मेरे ख्याल से आप सभी बच्चों को समझ में आ गई है, ठीक है। सब चीज के बारे में बात करेंगे यार, सब चीज के बारे में बात करेंगे, ठीक है ना।
कोई दिक्कत नहीं, मेरे ख्याल से पहली चीज तो हमने क्लियर कर लिखी। एक छोटा सा रियलिटी चेक है, डराने के लिए नहीं है। डराने के लिए बिल्कुल नहीं है, नॉट टू बी स्केर्ड, है ना, क्योंकि जो मेहनत करेगा ना उसके लिए है ही नहीं, ये सिर्फ उसके लिए है जो भाई पहले दिन से तैयार नहीं हो रहा है, अपने माइंडसेट को नहीं चेंज कर रहा है। तो वो ये जान ले कि इस लड़ाई में 14 से 15 लाख स्टूडेंट अपीयर होते हैं जेईई मेन में, और इसमें से 2.5 लाख करीब करीब 2.5 लाख स्टूडेंट्स जेईई एडवांस के एग्जामिनेशन को लिखते हैं। इसमें से जो मतलब जो क्वालिफाई होते हैं उसमें से 2.5 लाख स्टूडेंट जो होंगे, मतलब परसेंटाइल वगैरह रहती है तो उसके बारे में वो 2.5 लाख बच्चे जो होंगे वो लिखेंगे। और सीट्स कितनी है मेरी जान, है ना, मान लो 15,000 है ना, बहुत ज्यादा आप एनआईटीज वनआईटीज सब कुछ मिला मिलू के बोलो कि सर 35 से 50,000 के आसपास पहुंच जाएगा, तो ठीक है यार, मान लेते हैं, थोड़ा सा मान लेते हैं अपर साइड में कि भाई सब कुछ एनआईटीज वनआईटीज दुनिया की सारी चीजें मिला मिलू के 35,000 तक पहुंच जाता होगा। सो व्हाट इज द रियल कंपटीशन? क्या है रियल कंपटीशन? रियल कंपटीशन माइंडसेट शिफ्ट होने के बाद, है ना, माइंडसेट शिफ्ट होने के बाद कि मुझे प्रॉब्लम सॉल्विंग करनी है, अर्जुन इज द प्रॉब्लम सॉल्वर। हमें इस बात को ध्यान रखना पड़ेगा कि यस, जो तुम तब से कह रहे थे कंसिस्टेंसी इज द रियल कंपटीशन मेरी जान, है ना, कंसिस्टेंसी इज द रियल कंपटीशन, क्योंकि यही चीज बहुत सारे बच्चे नहीं कर पाते हैं और इसके कारण कहीं ना कहीं एक गलत तरीके से आगे बढ़ते हैं इस जर्नी में। तो आप समझ रहे हैं स्टेप नंबर 1 क्या है? 10th से 11th में आ रहे हैं, पहली क्लास में आ रहे हैं, माइंडसेट शिफ्ट होना चाहिए। दूसरी बात मेरे दिमाग में हमेशा क्लियर है कि मैं अब एक प्रॉब्लम सॉल्वर वाला रोल निभा रहा हूं, मैं एक प्रॉब्लम सॉल्वर हूं और मैं बेस्ट क्वालिटी का प्रॉब्लम सॉल्वर बनने वाला हूं। कल होकर तुम स्टार्टअप्स करने वाले होगे, कल होकर तुम अपना कुछ भी करने वाले होगे। समझ में आया कि व्हाट आर स्टार्टअप्स? बेसिकली जो सोसाइटी के अंदर प्रॉब्लम्स है उनको सॉल्व करने वाले लोग जो हैं वही तो स्टार्टअप रन कर रहे हैं। तो यानी कि वो भी क्या है, अल्टीमेटली एट द एंड ऑफ द डे वो सारे लोग भी आपके प्रॉब्लम सॉल्वर ही है दोस्त। समझ में आ रही है मेरी बात? तो व्हाट इज द रियल कंपटीशन? तो रियल कंपटीशन तो मेरे भाई आपकी कंसिस्टेंसी है, यानी कि आपको कंसिस्टेंट रहना इस वाले पूरे उसमें बहुत ज्यादा जरूरी है। ठीक है, यस सर, समझ में आ गई, ये भी वाली बात समझ में आ गई। ठीक है, तो रियलिटी चेक हो गया। क्या है जेई? जेई मेरे भाई एक मैराथन है। इसमें अगर कोई बोले कि सर मैंने ना 30-40 दिन पूरे दम लगा के पढ़ाई करी, मैंने 3 दिन बहुत दम लगा के पढ़ाई करी, मैंने लास्ट के 15 दिन बहुत दम लगा के पढ़ाई करी, हो जाएगा क्या? कुछ नहीं होगा, कुछ भी नहीं होने वाला है, कुछ भी नहीं होने वाला। आज भी बहुत सारे बच्चे जो अभी एग्जामिनेशंस कंक्लूड हुए हैं जेईई मेन के, 3 महीने पहले पढ़ना चालू कर रहे हैं, 2 महीने पहले पढ़ना चालू कर रहे हैं, उसे बहुत कम ही ऐसे बच्चे होते हैं जो कुछ कर पाते हैं, और वो भी वैसे बच्चे जिनके फंडामेंटल स्ट्रांग होते हैं। तो भाई ये जेई क्या है? मैराथन है, नॉट अ स्प्रिंट। कोई बोले स्प्रिंट क्या है सर? स्प्रिंट मतलब 100 मीटर भाग लेना, है ना, इस तरीके से जो चीजें, जो छोटी छोटी चीजें होती है, जैसे 40 दिन के लिए पढ़ते और जेई एडवांस का एग्जामिनेशन आता है तो भाई उसको कहते हैं स्प्रिंट। लेकिन ये मैराथन है। मैराथन क्यों है बता सकते हो क्या? मैराथन क्यों है? क्यों है ये मैराथन? क्यों है ये मैराथन? लव यू गाइस, लव यू। क्यों है ये मैराथन? क्योंकि आपको 2-2.25 साल तक पढ़ना है। 2 साल से ऊपर पढ़ना है ना, 2+ ईयर तक पढ़ना है, मतलब 2.25 साल तक पढ़ना है। इसीलिए मैराथन है, और मैराथन में स्टैमिना बहुत मैटर करता है भाई, है ना। तो इसलिए हमें इस बात का ध्यान रखना पड़ेगा कि कंसिस्टेंट होके ये काम करना पड़ेगा। क्या मोटिवेशन वर्क करेगा? क्या मोटिवेशन वर्क करेगा? तो हम इतना बोल सकते हैं, टू बिगिन इट इज गुड, है ना। स्टार्ट करने के लिए मोटिवेशन बढ़िया है, स्टार्ट करने के लिए मोटिवेशन बढ़िया है, बट इट विल नॉट वर्क, इट विल नॉट वर्क, है ना। अभी आप जो एक दूसरा वर्ड बोल रहे थे, है ना, दूसरा वर्ड अभी पूरा चैट बॉक्स में बढ़िया बोल रहे थे आप लोग, बहुत शानदार बोल रहे थे। क्या? डिसिप्लिन। सर एक बात बताइए कि डिसिप्लिन और मोटिवेशन में अगर हम कंपेयर करें, सर
डिसिप्लिन और मोटिवेशन में कंपेयर करें, ठीक है भाई, तो डिसिप्लिन कितना भारी पड़ेगा, है ना। तो तुम लोग ये वाला साइन बनाते हो ना, ऐसा वाला, तो डिसिप्लिन बहुत 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 इंपॉर्टेंट है, बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है। आप समझ रहे हैं ना, बिल्कुल आप इस बात को ध्यान रखिएगा, है ना, बिल्कुल इस बात को ध्यान रखिएगा। जो भी चीजें मैं बोल रहा हूं बिल्कुल ऑर्डर में। पहली चीज अपने नोटबुक में जरूर लिख लीजिएगा, माइंडसेट शिफ्ट करना पड़ेगा। दूसरी चीज प्रॉब्लम सॉल्विंग करना पड़ेगा। तीसरा कंपटीशन क्या चीज से, कंसिस्टेंसी से। कल आपने कितना पढ़ा, आज आपने कितना पढ़ा, कंसिस्टेंसी से। इट इज यू वर्सेस यू गेम, है ना, इट इज यू वर्सेस यू गेम। आप पिछले दिन से बेहतर हो पा रहे हो कि नहीं हो पा रहे हो, ये गेम का सबसे इंपॉर्टेंट उद्देश्य है, सबसे इंपॉर्टेंट ऑब्जेक्टिव है ना। और फिर बात आती है कि आपको एक डिसिप्लिन मेंटेन करते हुए चलना पड़ेगा। क्या ये सब पहले दिन हो जाएगा, क्या ये सब पहले दिन हो जाएगा, क्या ये सब पहले दिन हो जाएगा, बताओ भाई, क्या ये सब पहले दिन हो जाएगा, क्या ये सब पहले दिन हो जाएगा, नहीं, बिल्कुल नहीं। कितना टाइम लगाना पड़ेगा सर, तो जब आप घिसिएगा, है ना, जब आप घिसिएगा करीब करीब एक ही तरीके से 1 महीने तक अपने आप को, है ना, खींच कर रखिएगा एकदम बिल्कुल, तो ये वर्क करने लगेगा, है ना, ये वर्क करने लगेगा, है ना, ये वर्क करने लगेगा। कुछ बच्चे यस लिख रहे हैं, कुछ बच्चे यस लिख रहे हैं आई लव यू ऑल। कुछ नो लिख रहे हैं, उनको भी बहुत बहुत प्यार। लेकिन जो यस लिख रहे हैं, डेफिनेटली अपने आप को बहुत ज्यादा पुश मत कर लेना पहले दिन। ऐसा नहीं कि सर आपने ऐसा कहा, ऐसा कहा, ऐसा कहा, हमने तो सोचा भाई कि पहले दिन ही एकदम बिल्कुल खतरनाक वाला काम करते, नहीं, गो स्लो, है ना, लेकिन कंसिस्टेंसी पकड़ के चलना पड़ेगा, ठीक है। तो यानी आप समझना कि करीब करीब जब आप 1 महीने तक अपने आप को इन पॉइंट्स के लिए, मेरे ख्याल से आप अपने आप को मोटिवेट करते हुए चलोगे, डिसिप्लिन से चलते रहोगे, तो 1 महीने के बाद चीजें आपके ग्रिप में आनी चालू हो जाएंगी, चीजें आपकी ग्रिप में आनी चालू हो जाएंगी। और ग्रिप में आने के बाद क्या होगा कि धीरे धीरे आप इस पे बिल्ड करोगे अपनी लेगेसी, धीरे धीरे आप इसके बाद बिल्ड करोगे अपनी लेगेसी। और 2-3 महीने जो स्टार्टिंग के हैं, ये बहुत इंपॉर्टेंट है किसी भी परिणाम, किसी भी अच्छे परिणाम के लिए। तो आईआईटी जैसे एग्जामिनेशन की जब हम बात करते हैं बच्चों, तो इस बात को ध्यान रखिएगा कि सबसे पहले महीने में हमें इन सब चीजों पे डेली फोकस करना है, बार बार अपने माइंड को इनपुट देना है, बार बार अपने माइंड को इनपुट देना है। क्या इनपुट देना है कि भाई माइंडसेट शिफ्ट होना चाहिए, प्रॉब्लम सॉल्विंग पे ज्यादा बात करेंगे हम लोग, प्रॉब्लम सॉल्विंग के ऊपर ज्यादा फोकस करेंगे, चाहे फिजिक्स हो चाहे मैथ्स हो, प्रॉब्लम सॉल्विंग पे ज्यादा काम करेंगे। कंसिस्टेंसी हमारे लिए सबसे बड़ा कंपटीशन है, इसको मुझे बीट करना है, कंसिस्टेंसी ही को बीट करना है। और डिसिप्लिन तरीके से जब मैं चलूंगा तो 1 महीने के बाद मैं उस रोड पे आ जाऊंगा जिस रोड पे चल के मुझे आईआईटी मिलने वाला है। देन यू विल बी एबल टू बिल्ड द लेगेसी। ध्यान रखोगे, क्या ध्यान रखोगे, सब बात करेंगे, कितने क्वेश्चन करने चाहिए, ये नहीं करना चाहिए, वो नहीं करना चाहिए, लेकिन वो हो सकता है हम अगली क्लास में करेंगे, क्योंकि हमें पढ़ाना भी है इस क्लास में, है ना बच्चों। तो चलिए थोड़ा सा और आगे बढ़ते हैं। ये देख लो, ये आज का अर्जुन है ना, ये है अर्जुना बैच के हमारे अर्जुन, है ना, ये है अर्जुना बैच के हमारे अर्जुन। किधर चलना चाहेंगे, किधर चलना चाहेंगे, ये है आईआईटी। कोई बोले सर ये तो बहुत सिंपल है, यहां से चल के वहां पहुंच जाए है ना, सर इतना तो सिंपल है, इधर चल के यहां पहुंच जाए, है ना, सिंपल। भाई एक चीज समझना, है ना, थोड़ा पानी पी लेता हूं, थोड़ा पानी पी लेता हूं। है ना सर, सिंपल है, बहुत सिंपल है ना, बहुत सिंपल है, यहां सीधा यहां पहुंच जाता हूं। नहीं भाई ऐसा नहीं हो पाएगा ना, यहां ऐसे नहीं हो पाएगा। ये तो फिर ऐसा हो गया कि सर मैं दिल्ली गया था, मैं दिल्ली गया था सर, और आईआईटी सामने दिख रहा था, मैं तो घूम के आ गया। अरे घूमने थोड़ी जाना है भाई, पढ़ने जाना है ना, पढ़ने जाना है, ठीक है, घूमने नहीं जाना है, पढ़ने जाना है। समझ रहे हो बात को। तो इस बात को समझिएगा कि इसमें बहुत सारी चीजें हैं, डिसिप्लिन है। एक जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज है, बहुत बार बच्चे क्या होते हैं ना, ऑनलाइन में ये सबसे ज्यादा समस्या ऑनलाइन में होता है। कोई बोले सर ऑफलाइन में क्यों नहीं होता ये समस्या ऑफलाइन में क्यों नहीं होता है समस्या, ऑफलाइन में बहुत क्लियर है भाई, है ना, ऑफलाइन में बहुत क्लियर है। अटेंडेंस लगती है,
अगर आप क्लास के अंदर नहीं आते, माता पिता के पास मैसेज जाता है, माता पिता आपसे फोन लगा के पूछते हैं कि भैया क्यों नहीं गए थे क्लास, और फिर अगले दिन से आप बिल्कुल बराबर जाने लग जाते हो, है ना। और कोई बोले सर मैं इंस्टीट्यूट के अंदर जाके इधर उधर तफरी काट लूं, नहीं हो पाएगा ना, कि कोई ना कोई देख लेगा और कोई ना कोई डांट देगा, तो फिर से आपको क्लास के अंदर बैठना पड़ेगा, ठीक है। लेकिन अपने मन से बैठो ना, ये चाहिए IITian के लिए। धक्का देकर 1 महीने 2 महीने चल जाएगा, लेकिन 2 महीने के बाद का जो सिचुएशन होने वाला है वो खुद से अंदर से आना चाहिए, वो मोटिवेशन या डिसिप्लिन, ठीक है ना। तो डेली क्लास करना इज वेरी मच इंपॉर्टेंट, ठीक है। हार्डवर्क कंसिस्टेंसी पे मैं ज्यादा नहीं बोलूंगा क्योंकि वो सब आपको पता है। डेली क्लास करना, और फिर ये नेक्स्ट चीज देखिए यहां पे, डेली होमवर्क, ठीक है। आगे चल के आपके मॉक टेस्ट होंगे भाई, मॉक टेस्ट होंगे तो ये ध्यान रखना पड़ेगा कि भाई मॉक टेस्ट जरूर दें, है ना, मॉक टेस्ट जरूर दें। जब स्टार्ट होंगे ना मॉक टेस्ट, तो मुझे जरूर बतलाइएगा, है ना। वैसे मुझे पता होगा, लेकिन मुझे जरूर बतलाइएगा, मतलब कि मुझे ये जरूर बताइएगा कि भाई सर मॉक टेस्ट स्टार्ट होने वाला है, इसके बारे में थोड़ा सा गाइड कर दो मेरे को, है ना। तो इस बात को ध्यान रखिएगा, ठीक है भाई। इसी तरीके से हम लोग बोल रहे हैं क्या कि टाइमली, है ना, टाइमली मॉक टेस्ट, उसका एनालिसिस, ठीक है। बाकी इस रास्ते पे तो बहुत सारी चीजें, एक्सक्यूजेस में बहुत सारी चीजें आती हैं कि सर आज पढ़ने का मन नहीं कर रहा है, आज अच्छा नहीं लग रहा है सर, आज मजा नहीं आ रहा है सर, आज ये नहीं हो रहा है। तो बेटा ये समझ रहे हो ना कि ये आपको सिर्फ और सिर्फ फेलियर के रास्ते पे ले जाएंगी। लेजीनेस, हम लोग, अच्छा एक मिनट इसको कॉन्टेक्स्ट समझ लेना, है ना। हम आईटी के कॉन्टेक्स्ट में बात कर रहे हैं, है ना, आईटी के कॉन्टेक्स्ट में बात कर रहे हैं, ठीक है। हम आईटी के कॉन्टेक्स्ट में बात करें, हम जेई जॉइंट एंट्रेंस एग्जामिनेशन के कॉन्टेक्स्ट में ये बातें कर रहे हैं, हम कोई इधर उधर की बातें नहीं कर रहे हैं, हम कोई इधर उधर की बातें नहीं कर रहे हैं, इस बात को ध्यान रखिएगा। कोई बोले सर मैं बहुत लेजी था और मैंने बहुत बड़ी चीज आविष्कार कर ली, तो भाई हम आईटी के कॉन्टेक्स्ट में बात कर रहे हैं, हम इधर उधर की बात नहीं कर रहे हैं। हो सकता हो आप लेजी हो, आपके अंदर बहुत कुछ एक्स्ट्रा, मतलब कहते हैं ना कि ऑर्डिनरी हो आप, है ना, और आप कुछ बहुत बड़ी तबाही मचा दें, है ना, जीवन में, ये हो सकता है, ये मना नहीं कर रहा हूं, है ना। ऐसा नहीं कि दिस रोड लीड्स टू नोवेयर, है ना, इसमें भी कुछ है, इसमें भी कुछ है, ठीक है। डिस्ट्रैक्शन वाली बात, कोई प्लानिंग नहीं है, जब मन किया पढ़ लिया, नहीं मन किया कोई बात नहीं, कोई रिवीजन नहीं कर रहे हैं, है ना, महीने में 2 बार पढ़ने के लिए आ गए, कोई भी नया चैप्टर चालू हुआ था ना तो पढ़ने आ गए। एक नेगेटिव माइंडसेट है कि ये तो हमारे बस का ही नहीं है ना, ठीक है। तो कोई बोले सर इस रास्ते पे क्या है, आपने बताया कि अभी इस रास्ते पे भी कुछ मिलने वाला है, तो भाई इस रास्ते पे एक चीज का ध्यान रखिएगा, मिलने वाला जो भी है ना, अभी से तो आईटी का टैग तो नहीं मिलने वाला आपको, हाँ, लेकिन लर्निंग बहुत सारी होगी, लर्निंग बहुत सारी होगी, लर्निंग बहुत सारी होगी। कोई बोले सर लर्निंग बहुत सारी होगी, क्या लर्निंग होगी, मतलब अगला कोई जब आप इंपॉर्टेंट कार्य कर रहे होंगे, है ना, जो आपके दिल के बहुत करीब होगा और आप नहीं चाहते होंगे कि भाई मैं इस कार्य में फेल हूं, तो आपको उस समय आपको यह पता होगा कि भाई ये काम करने से तो पक्का फेलियर मिलता है, तो ये काम मैं बिल्कुल नहीं करूंगा। तो यानी आप समझ रहे हैं कि आईटी तो नहीं मिलेगा इस केस में, लेकिन आप ये जरूर हो सकता है कि जब नेक्स्ट कोई असाइनमेंट, नेक्स्ट किसी प्रोजेक्ट पे आप वर्क कर रहे होंगे एंड आप डाई हार्ड अंदर से बिल्कुल एकदम समझ रहे हैं ना कि ऐसा चाह रहे होंगे कि भाई इस पे तो मैं बिल्कुल सक्सेस हो ही जाऊं, ठीक है ना, तो उस समय तुम्हारे पास ये जरूर लर्निंग होगी साथ में कि भाई ये काम नहीं करेंगे, नहीं तो इस बार भी वही हाल होने वाला है, ठीक है। और लेकिन अब मास्टर की एक बात सुनिएगा, है ना, अब एक मास्टर की सिंपल सी बात सुनिएगा, है ना, बिल्कुल सिंपल सी बात सुनिएगा। लाइफ तो एक ही है भाई, है ना, लाइफ तो एक ही है, ठीक है। अब एक ही लाइफ में सारी गलतियां खुद से करके सीख लीजिए, या फिर बाकी लोगों की जिंदगी में जो गलतियां उन्होंने की है उससे सीख लेकर अपनी जिंदगी में वो गलतियां ना दोहराएं, है ना, एक लाइफ है ना। या तो हम ऐसा करें कि भाई हर चीज में गलती करें और धीरे 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 बढ़ने की कोशिश करें, दिस इज ऑल्सो गुड फिलॉसफी। लेकिन एक ये भी हो सकती है कि यार सर आईटी उसने भी की, आईटी उसने भी की, वो फेल हुआ वो पास हुआ, तो कम से कम मेरे को तो ये पता चलना चाहिए ना सर कि भाई क्या नहीं करना है, आप बताओगे ना। फिर आप गुरु किस काम के हो, गुरु कौन है, गुरु यही वही है ना भाई जिसने आपके जीवन से अंधकार निकालकर आपको प्रकाश की तरफ लेकर जाए, है ना। तो आप इस बात को समझिएगा बेटा कि यहां पे लर्निंग्स बहुत सारी हैं, है ना, और यहां भी ऐसा नहीं कि लर्निंग्स नहीं है, लर्निंग यहां भी है, आपको ही पता है कि क्या करना है क्या नहीं करना है, कॉन्फिडेंस भी बढ़ता है और आगे चल के जीवन में काफी अच्छा भी रहता है, ठीक है। इसके बारे में नहीं तो हम लोग कभी बाद में बात करेंगे, ठीक है।
ये भी काफी इंपॉर्टेंट चीज लेकर आया था मैं आपके लिए, है ना। इसके ऊपर नहीं तो हम लोग कभी बाद में बात करेंगे, नेक्स्ट बार इस स्लाइड को हम लोग कर लेंगे, ठीक है ना। ठीक है, इसके बारे में थोड़ा लेटर ऑन बात कर लेंगे। ये भी काफी इंपॉर्टेंट है, ये भी काफी इंपॉर्टेंट है। मैं कोशिश करूंगा नेक्स्ट स्लाइड में इसको इंक्लूड करके आपको समझाऊं, ठीक है ना। इसके बारे में हम लोग बाद में बात कर लेंगे, ठीक है। अगले पे आते हैं, ठीक है। ऑफ कोर्स डूज में बहुत सारी चीजें हैं, उसमें सबसे इंपॉर्टेंट जो है वो है डेली टारगेट्स आपका, है ना। कोशिश कीजिए कि वीकली आप रिवाइज करते हुए चलिए। कोई बोले कि सर वीकली क्या पूरा रिवाइज करें, नहीं, पूरा रिवाइज करने की जरूरत नहीं है ना। पूरा रिवाइज करने की जरूरत नहीं है। आप जब भी कोई काम कीजिए ना, उसमें मार्क जरूर किया कीजिए कि कौन सी चीज अच्छी है, कौन सी चीज बेहतर है, कौन सी चीज मतलब करना बार बार जरूरी है। समझ में आएगा? तो आप उन चीजों को जरूर रिवाइज कीजिए, है ना। पूरा रिवाइज करने की जरूरत नहीं है। कोई बोले प्रीवियस ईयर क्वेश्चन तो होमवर्क वगैरह में जरूर देंगे आपको, ठीक है ना। ये बड़ा इंपॉर्टेंट चीज है यार, ये बड़ा इंपॉर्टेंट चीज है। इसके बारे में मेरे साथ जो जीवन में हुआ है वो मैं जरूर आपके साथ शेयर करूंगा, बट आज की डेट में ये ध्यान रखिएगा कि मिस्टेक नोटबुक बनाना जरूरी है। कोई बोले क्या है इसमें सर, क्या है इसमें, तो हम लोग बोले कि सिंपल सी बात है बेटा, मिस्टेक नोटबुक जिसको हम लोग एरर नोटबुक भी कहते हैं, इसमें आप वो गलतियां लिखिए, है ना, जो बार बार कर रहे हो, जो बार बार कर रहे हो। ये गलती कैसी हो सकती है? हो सकता हो कैलकुलेशन मिस्टेक हो, है ना, हो सकता हो क्वेश्चन रीडिंग का मिस्टेक हो, है ना, कैलकुलेशन मिस्टेक हो, या फिर क्वेश्चन रीड करने का मिस्टेक हो, ठीक है ना, या फिर फॉर्मूले का मिस्टेक हो। एक ही फॉर्मूला आपने 3 बार गलत कर दिया भाई, है ना, एक ही फॉर्मूला आपने 3 बार गलत कर दिया, 4 बार गलत कर दिया, 5 बार गलत कर दिया। अरे रोकोगे ना उसको, रोकोगे ना उसको। तुम तो समझदार इंसान हो ना यार, समझदारों को पढ़ा रहा हूं मैं यहां पे, तो अगर उसको रोकोगे तो कैसे रुकेगा? किसी 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 किस तरीके से रुकेगा? तो भाई आप जब उसको एरर नोटबुक में लिखिएगा, स्थान दीजिएगा, तो उससे सर होगा क्या? मैंने मान लीजिए सर एक गलती 4 बार की और उसको मैंने एरर नोटबुक में लिख दिया, अब क्या होने वाला है सर? बुक्स के बारे में बात करेंगे मेरी जान, बुक्स के बारे में बात करेंगे, आप चिंता मत करो। बुक्स वगैरह के बारे में टेंशन नहीं लेने का, है ना। ये मैं बुक्स के बारे में बात करूंगा ना, आप टेंशन में आ जाओगे फिर से, ठीक है। बुक्स के बारे में बात करूंगा, आज की क्लास में बात करूंगा, मैं सारी बातें करूंगा आपसे। आप प्लीज यार थोड़ा टाइम दे दो ना यार। क्या एक दिन में सब कुछ होने वाला है? क्या एक दिन में सब कुछ होने वाला है? पहले ये बताओ, है ना। तो मेरी बातों का जवाब दो पहले, है ना, मेरे सवालों का जवाब दो। क्या एक दिन में कुछ होने वाला है? नहीं ना। धीरे धीरे करके आपको सारी चीजों पर लेकर चलेंगे, है ना, टेंशन मत लीजिएगा, ठीक है। हाउ मेनी नोटबुक्स? ले भाई तुम लोग स्लाइड देख लो, ये स्लाइड है, ये लास्ट में देखो नंबर ऑफ कॉपीज, और उसके बाद ये लास्ट स्लाइड है, उसके बाद हम पढ़ाई चालू करेंगे, ठीक है। देख लो, ये आज की क्लास में हम लोग डिस्कस करने वाले हैं। बुक्स के ऊपर भी मैं बीच में बात कर लूंगा, ठीक है, डोंट वरी, ठीक है, ठीक है, सब पे बात कर लूंगा, ठीक है। तुम लोग परेशान मत हो यार, है ना। पहले एक बार बढ़िया तरीके से मुस्कुराओ, है ना, क्योंकि तुम लोग टेंशन लोगे तो यार टेंशन मेरे तक आ जाएगी ना, तो तुम टेंशन मत लेना, ठीक है। मैं भी खुश रहूंगा। तुम्हें तुम्हें देख के ऐसा नहीं लग रहा कि मतलब टेंशन कम लेने से आदमी ज्यादा जवान रहता है ना, बस इस बात का ध्यान रखिएगा, ठीक है, ठीक है। क्या हर सब्जेक्ट में ये एक अच्छा सवाल है, मैं चैट में पढ़ पाया, नाम नहीं पढ़ पाया हूं, आई एम सॉरी फॉर दैट, कि क्या हर एक का अलग अलग नोटबुक बनाना चाहिए? यस, मेरे ख्याल से मैथ्स का आपका सेपरेट डेडिकेटेड नोटबुक होना चाहिए, सेपरेट होना चाहिए। कोई बोले सर बहुत बड़ा मैंने रजिस्टर बना लिया, नहीं भाई, आप एक छोटा डायरी बना सकते हो यार, है ना, डायरी टाइप की चीज बना सकते हो, कोई ऐसे मतलब वो वाली बात नहीं है, लेकिन हाँ जो भी हो मैनेज हो, ऑर्गेनाइज हो, यस दैट्स ग्रेट, है ना, बहुत सही, ठीक है। मैथ्स की सेपरेट डायरी टाइप की एक नोटबुक बनाओगे, सुनना ध्यान से, पहले सुनना ध्यान से, ठीक है ना। आप कोई बोले सर पूरे 2 साल, 2.25 साल में आप समझ रहे हैं कि व्हाट विल बी द अमाउंट ऑफ एरर जो आप कर रहे होंगे? आपको ऐसा लग रहा होगा कि सर कुछ ही तो एरर होंगे ना, नहीं भाई, कुछ एरर नहीं होते हैं, कुछ एरर नहीं होते हैं। क्लास में जब हम काम करते हैं या जब भी कोई चीज कर रहे होते हैं, कोई लैंग्वेज पढ़ते हैं, समझना ध्यान से, लैंग्वेज पढ़ते ही दिमाग में कोई ट्रिगर आता है, कोई ट्रिगर आता है तो फिर हम क्या करते हैं, उसके अकॉर्डिंग वर्क करते हैं, ठीक है। बहुत बार क्या होता है कि लैंग्वेज पढ़ने का के बाद जो ट्रिगर आता है, या जो हम सोचते हैं, या जो हम इंटरप्रेट करते हैं, वो शायद हम गलत कर देते हैं। और बार बार ऐसा होगा, जब बार बार ऐसा होगा तो फिर उसको ठीक कैसे करोगे? तुम पूछोगे नहीं कि सर एक बार बताइए, ये जो बार बार हम गलती कर रहे हैं इसको कैसे ठीक करेंगे? तो भाई हम क्या बोलेंगे
कि भाई आप एरर नोटबुक में उस गलती को 2-3 बार लिखिए। जब आप लिखिएगा तो होगा क्या कि दिमाग अब नेक्स्ट टाइम जब आप उस सिचुएशन में रहिएगा तो दिमाग आपको एक अलर्ट भेजेगा, नोटिफिकेशन भेजेगा। जैसे तुम्हारे पास फोन है तो फोन के अंदर नोटिफिकेशन आता है ना कि भाई अन्ना सर की जो क्लास है आज सुबह 6 बजे से है, आता है कि नहीं आता है ना? तो वैसे ही नोटिफिकेशन आपके दिमाग में आएगा कि भाई तुम सेम सिचुएशन में आ गए हो, देख लो फिर से गलती ना कर दो। अब कोई बोले सर नोटिफिकेशन आया था उसके बाद भी हम ध्यान नहीं दिए और फिर से गलती कर दिए, कोई बात नहीं, फिर से लिखो। अगली बार लिखोगे तो फिर हो सकता है कि उसके अगली बार तुम फिर ध्यान रखो कि हाँ यार फिर से नोटिफिकेशन आया सर, दिमाग में फिर से अलर्ट सिग्नल आया और इस बार मैंने ध्यान दिया और वो गलती अब नहीं हुई और मैंने उस गलती को रोककर बहुत एंजॉय किया। ठीक है, तो इस तरीके से ये वर्क करने वाला है, इस बात को ध्यान रखिएगा। और आज से जो बच्चा बनाएगा ना वो बेहतर काम कर पाएगा। समझ में आ रही मेरी बात? समझ में आ रही मेरी बात? समझ में आ रही मेरी बात? विल द सिलेबस बी अलाइंड विथ स्कूल? 100%। 100% हम बिल्कुल एनसीईआरटी को फॉलो कर रहे हैं दोस्त, हम बिल्कुल एनसीईआरटी को फॉलो कर रहे हैं। सर आप बिहारी हो? अच्छा, इंट्रोडक्शन में मैंने वो नहीं बतलाया। आई एम बॉर्न एंड ब्रॉट अप, इंग्लिश में बोल रहा हूं इंग्लिश में बोल रहा हूं, ध्यान से सुनो, है ना? बॉर्न एंड ब्रॉट अप इन पटना, ठीक है ना? तो क्लास 12 तक, है ना, क्लास 12 कह लो या फिर हमारे टाइम में इंटरमीडिएट ऑफ साइंस होता था, आईएससी कहते थे उसको। तो 12 तक मैंने पूरी जो शिक्षा थी वो पटना से ही की है ना? उसके बाद फिर आईआईटी दिल्ली यानी कि दिल्ली, फिर उसके बाद कोटा और तब से कोटा, है ना? अब ऑनलाइन में पीडब्ल्यू के साथ सफर शुरू है। यस। अच्छा, मैंने स्कूलिंग में 10th जो है मतलब 12th जो है उसके बारे में बताएंगे। चलो पहले इस पे आओ यार, तुम लोग यार मुझे भटका दे रहे हो। ठीक है, चलो तो मेरे ख्याल से ये चीज समझ में आ गई कि डूज में अभी फॉर द टाइमिंग ये पॉइंट्स याद रखिएगा बच्चों, फिर बाद में बात करेंगे। क्यों बोले सर डोंट्स में नो बैकलॉग लिख दिया सर, ये तो होएगा है ना सर? हाँ होगा, मैं मना नहीं कर रहा हूं, ये होगा, ये होगा ये मैं मना नहीं कर रहा हूं। क्यों बोले सर आप हंस रहे हो, आप हमारे ऊपर हंस रहे हो क्या? नहीं नहीं, मैं आपके ऊपर बिल्कुल नहीं हंस रहा हूं भाई, है ना? मैं जो सिचुएशन है उसके ऊपर हंसता हूं, है ना? कि बहुत बार ऐसा होता है कि यार हमें पता है कि बैकलॉग नहीं करना है पर हो जाता है। कैसे हो जाता है? कभी कुछ गड़बड़ कर देते हैं हम, कभी कभी तबीयत खराब हो जाती है, कभी कोई भी ऐसी चीज आ जाती है जिसके कारण बैकलॉग हो जाता है। क्या करें? फटाफट से खत्म करें, है ना? फटाफट से ताबड़तोड़ खत्म करें। किसको सर? अबे बैकलॉग को मेरे भाई, बैकलॉग को खत्म करें। हाँ बिल्कुल, सुपर 30 के बारे में भी बात करेंगे अपन, लेकिन पहली चीज ये समझिएगा कि नो बैकलॉग, है ना? नो बैकलॉग, ठीक है? कोशिश 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 यही होनी चाहिए कि बैकलॉग कम क्रिएट हो, ठीक है? लेकिन जो भी इस जर्नी में जाता है, चाहे टॉपर हो चाहे अनसक्सेसफुल इंसान हो, सबके बैकलॉग्स बनते हैं। लेकिन क्या बैकलॉग्स इस लेवल के बनते हैं कि फिर सर खेल खत्म हो जाए, गेम ओवर हो जाए? नहीं भाई, आप अगर मेरी बातों को ध्यान से सुन रहे हैं तो एक चीज का बस ध्यान रखिएगा कि भाई बैकलॉग अगर खत्म मतलब बन रहा है तो उसी वीक के सैटरडे संडे में बैठकर उसको अच्छी तरीके से निपटा दीजिए। किसको निपटाना है सर? अरे जो बैकलॉग बना था ना उसको निपटाना है, ठीक है? तो हम लोग इस बात को समझेंगे कि डोंट्स में बैकलॉग कम से कम बने और अगर बन जाता है तो उस वीक एंड पे जाकर सैटरडे संडे तक उसको कंप्लीट कर रहे हैं। क्या बात समझ में आ रही है मेरी? एक बार यस लिखो यार तुम लोग, पहले एक बार यस लिखो पहले। तो कब कंप्लीट करना है? अगर बैकलॉग क्रिएट हो जाए तो कब कंप्लीट करना है? बैकलॉग का मीनिंग, ओके ग्रेट। एक्चुअली क्या है, ये सब टर्म्स ऑनलाइन में काफी पॉपुलर है ना, बैकलॉग, तो मुझे लगा सबको पता ही होगा, है? काफी पॉपुलर टर्म है बैकलॉग, ठीक है ना? काफी पॉपुलर टर्म है बैकलॉग, तो इसलिए मुझे लगा कि आपको पता होगा, ठीक है? ओके, तो बैकलॉग में क्या होता है कि जैसे अपन धीरे धीरे जब जर्नी में आगे बढ़ते हैं और 1-2 महीने का समय खत्म होता है तो फिर ऐसा होता है कि बहुत बार क्या होता है कि हम लोग को जो होमवर्क मिलता है हम टाइमली कंप्लीट नहीं कर पाते हैं, या हमने तबीयत खराब होने के कारण कोई लेक्चर आपका डिले हो गया या आप मतलब नहीं कर पाए, ठीक है ना? तो इनको हम बैकलॉग करते हैं, मतलब जो पुराना काम है ना, जो पेंडिंग रह जाता है ना, पेंडिंग काम है ना,
बैकलॉग इज जस्ट लाइक अ पेंडिंग वर्क्स। ठीक है भाई, तो ये पेंडिंग वर्क्स जो है ना, इसकी बात हो रही है बैकलॉग। ठीक है, बाकी देखो, मतलब कुछ दिनों के लिए तो सब ठीक रहता है। अगर आप मल्टीपल टीचर किसी सब्जेक्ट में यूज कर रहे हो तो ठीक है, कुछ दिनों तक के लिए ठीक है कि भाई आपको पता चल गया भाई कि आपको किससे पढ़ने में मजा आ रहा है ना, या आप किससे के साथ जर्नी को एंजॉय करते हुए देख पा रहे हो, प्रॉब्लम सॉल्विंग इन सब चीजों पे फोकस कर पा रहे हो, है ना, तो वो कुछ दिनों के लिए कर सकते हो। बट ये बहुत लंबे समय तक नहीं चल सकता है। क्यों? क्योंकि समय इतना ज्यादा नहीं होता है कि एक ही चीज को आप बार बार रिपीट करो, है ना। तो ये चीज का भी थोड़ा ध्यान रखिएगा कि बच्चे कुछ गड़बड़ कर देते हैं इस तरीके से। ठीक है, कोशिश करें कि डिस्ट्रैक्शन कम से कम हो। जैसे अगर मैं टॉपर्स की बात बताऊं यहां पे, है ना, जो भी मैंने ऑल इंडिया टॉप रैंक्स पढ़ाए हैं, समझ में आएगा। किसी का भी उदाहरण अगर दूं, ठीक है, तो कोई बोले डिस्ट्रैक्शन सर, तो देखो उनकी लाइफ में भी डिस्ट्रैक्शंस आते हैं, लेकिन पॉइंट ये है, फिर से ध्यान से सुनिएगा, है ना, पॉइंट ये है कि अगर उनकी लाइफ में डिस्ट्रैक्शन आते हैं, एक तो यह है कि हम खुद से सर हैंडल करने की कोशिश कर रहे हैं। आई एम ट्राइंग एट माई ओन कि मैं इस डिस्ट्रैक्शन को खत्म कर दूं। मैं पूरी तरीके से सर, मतलब अंदर से पूरा चाहता हूं कि ये डिस्ट्रैक्शन खत्म हो जाए, और मैं हर दिन कोशिश करता हूं कि वो डिस्ट्रैक्शन खत्म हो जाए, लेकिन एट द एंड सर मुझे ऐसा लगता है कि मैं नहीं कर पा रहा हूं, है ना। आपने ये काम किया डिस्ट्रैक्शन पूरा हटाने की पूरी ईमानदार कोशिश की, उसके बावजूद आपसे डिस्ट्रैक्शन नहीं हटा, लेकिन ये सब कोशिश आपने अपनी साइड से करी है। तो इसमें आपको बस एक काम करना है कि टीचर को भी थोड़ा लूप में लेके चलना है। आपको बतलाना है कि सर मुझे ये प्रॉब्लम आ रही है, तो उसके हिसाब से जब आपको एक बात कही जाएगी भाई आपको उसको ऐसे हैंडल करना है, फिर उसको एज अ सॉल्यूशन लेकर अपनी लाइफ में वैसे ही 100% उतारना है। फिर ये नहीं होना चाहिए कि ठीक है 90% तो सर की बात कर लेते हैं, 10% हम अपना दिमाग भी घुसेड़ देते हैं। वो नहीं चलेगा भाई, वो नहीं चलेगा। ठीक है, 100% मतलब 100% जो बातें कही जा रही है फिर उसको मानना पड़ेगा, तभी जाके वो डिस्ट्रैक्शन खत्म होने वाला है। ठीक है, तो इस चीज को भी आप समझ लीजिएगा बच्चों, है ना, एक तरीके से। ठीक है, व्हाट इज द आइडियल डेली सिस्टम? डेली सिस्टम हमारा क्या होना चाहिए? तो ऑफ कोर्स आपके पास लाइव लेक्चर्स जो आएंगे, है ना, लाइव लेक्चर्स जो आएंगे उसको उसी टाइम कर लीजिए, है ना, उसको उसी टाइम कर लीजिए। उसको रिकॉर्डेड में मत करिए, है ना, मत करिए, है ना। उसका रीजन क्या है कि अगर, अच्छा देखो, किसी को लगता है मुझे रिकॉर्डेड करना है, सुनना ध्यान से, इस बात को भी थोड़ा बारीकी समझ लेना, ठीक है ना। किसी को लगता है कि रिकॉर्डेड करना है, ठीक है, तो आप कोशिश करना है कि उसको 4 महीने के बाद स्टार्ट करना है। उसका रीजन बतलाता हूं। क्योंकि पहले 3 महीने मैं चाहता हूं ना बस एक हैबिट फॉर्मेशन हो, बहुत अच्छा वाला हैबिट फॉर्मेशन हो। अगर पेरेंट्स भी अगर इस बात को सुन रहे हैं ना, तो मतलब प्लीज, मतलब अगर पेरेंट्स भी सुन रहे हैं तो आप भी थोड़ा इस बात को थोड़ा ध्यान सुनिएगा कि बच्चे के अंदर हमें अच्छी हैबिट्स का अब स्टार्ट करना पड़ेगा, है ना। जब हम अच्छी हैबिट्स उसमें डालना चालू करेंगे तो ही वो बेहतर डायरेक्शन में चल पाएगा। ठीक है, तो हमें पहले ये कोशिश करने हैं कि उसका जो डेली का रूटीन है वो बहुत अच्छी तरीके से सेट हो जाए, एक डिसिप्लिन्ड वे में काम करने लग जाए, एक बढ़िया हैबिट और बढ़िया रूटीन के साथ काम करने लग जाए। और उसके लिए जरूरी है कि पहले 3 महीने एटलीस्ट आप लाइव लेक्चर के साथ कंटिन्यू कीजिए, और उसके बाद अगर रिकॉर्डेड में शिफ्ट होना है तो पूरी तरह रिकॉर्डेड में शिफ्ट होइए, और फिर उसी स्केड्यूल को फॉलो कीजिए। ऐसा नहीं होना चाहिए कि कभी मैं लाइव कर रहा हूं, कभी मैं रिकॉर्डेड कर रहा हूं, कभी मैं लाइव कर रहा हूं, कभी मैं रिकॉर्डेड कर रहा हूं। धज्जियां उड़ जाएंगी प्रिपरेशन की, धज्जियां उड़ जाएंगी प्रिपरेशन की। इस बात को ध्यान रख लीजिएगा बेटा, है ना, तो इस चीज का ध्यान रखिएगा। ठीक है, फिर अब क्या होता है, ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है ना, पेरेंट्स भी सुन लें अगर जुड़े हुए हैं हमारे साथ तो, है ना। ठीक है, बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, ये सब टीचिंग नहीं कहलाता बेटा, ये सब तो ऐसा ही है ना, ये तो टाइम बर्बाद करना कहलाता है वैसे तो, है ना। क्योंकि 2 साल क्या पढ़ना है भाई ये बताना मेरे लिए जरूरी है, बहुत जरूरी है, और आपके लिए भी समझना बहुत जरूरी है। पढ़ाना तो है ही 2 साल भाई मेरे। ठीक है, तो रिव्यू एंड कंप्लीट नोट्स। अब ये क्या है सर, अब ये क्या है, जैसे कभी कभी क्या होता है ना कि आप लाइव लेक्चर कर रहे हो, और लाइव लेक्चर्स के अंदर क्या होता है कि कुछ कुछ ऐसी चीजें होती हैं, कुछ कुछ ऐसी चीजें होती हैं, ध्यान रखिए, छूट जाता है, नोट्स में आपने नहीं लिख दिया, तो उसको भाई कंप्लीट कीजिए, उसको कंप्लीट कीजिए। ठीक है, अभी क्या होता है, हर एक लेक्चर में, जैसे हर एक लेक्चर की नहीं बात कर सकता हूं, कुछ बेसिक टाइप के लेक्चर्स होते हैं तो बहुत आसानी से निकल जाते हैं, लेकिन बहुत जगह ऐसा आएगा, फिजिक्स में भी आएगा, मैथ्स में भी आएगा, है ना, हर जगह ऐसा आता है कि आप कोई भी अगर सब्जेक्ट पकड़ोगे, है ना, उसमें क्या होता है बेटा कि 90% चीजें ना आपको बहुत अच्छे से क्रिस्टल क्लियर समझ में आती है, बहुत अच्छे से, लेकिन 10% ऐसी चीजें होती हैं जिसपे आपको अपना दिमाग लगाना बहुत ज्यादा जरूरी होता है।
क्योंकि जब वो दिमाग लगाइएगा आप, तो उसके बाद उससे एक्चुअली आप मंथन करके एक्चुअल चीजों को निकाल पाइएगा। तो इसलिए इस बात का ध्यान रखिएगा कि आप नोट्स में जाने के बाद वो जो 10% चीजें हैं वो उसी दिन कंप्लीट कर लीजिए, उसी दिन कंप्लीट कर लीजिए। क्योंकि जहां जहां आपको लगा था ना, जैसे होता है ना ऑफलाइन में क्या होता है कि टीचर पढ़ा रहा है पढ़ा रहा है पढ़ा रहा है पढ़ा रहा है, फ्लो में चल रहा है चल रहा है चल रहा है चल रहा है, फिर एक टाइम आता है कि सब चीजें समझ में आ रही हैं आ रही हैं आ रही हैं। एक टाइम ऐसा होता है जब यहां लगता है कि यार ये कैसे हुआ, ये कैसे हो गया, और आपसे उस समय टीचर पूछता है बताओ समझ में आया कि नहीं आया, तो आप क्या कहते हो? समझ रहे हो? मतलब आपने वहां पे क्या किया, मुंडी हिला दी कि हाँ भाई हाँ समझ में आ गया, लेकिन आपको एक्चुअली तो आया नहीं है। तो ऐसा ऑनलाइन में भी होगा कि जब आप पढ़ रहे होगे, है ना, जब आप पढ़ रहे होगे बेटा, तो उसमें क्या होता है पता है कि बीच में नजर इधर उधर हुई और मैंने यहां पे कैलकुलेशन किया और आपने उसको मिस कर दिया। तो आप उस चीज को समझिएगा कि उसमें आपको वो चीज 10% जो आती है उसको कंप्लीट करते हुए चलना है, ठीक है। फिर उसका जो होमवर्क मिलेगा वो जरूर कर लीजिएगा, और फिर ऑफ कोर्स उसका टाइमली रिवीजन जरूर करते रहिएगा। कैसे करना है क्या करना है रिवीजन आप बाद में पूछिएगा जरूर, ठीक है ना। ओके, हाँ ये तो मेरे ख्याल से देख लीजिएगा। ऑफ कोर्स मैंने बार बार बतला दिया कि हमें प्रॉब्लम सॉल्विंग पे ज्यादा फोकस करना है, क्वेश्चंस रिपीट करने हैं, सो दैट कि वो जो न्यूरल सर्किट है आपका कंप्लीट होता जाए। थोड़ा पैटर्न रिकॉग्नाइज करना पड़ता है ना। मिनिमम 3 से 4 घंटे स्टार्टिंग में मैथ जरूर पढ़िए। खैर अभी तो इतना कंटेंट नहीं आएगा आपके पास पढ़ने के लिए, लेकिन जैसे जैसे आप 15 दिन 20 दिन के बाद बात कीजिएगा तो ठीक ठाक एनफ कंटेंट आ जाएगा, है ना। तो मतलब 15 से 20 दिन के बाद आपके पास एनफ कंटेंट हो चुका होगा जिसको आप अच्छी तरीके से पढ़ पाइएगा, ठीक है भाई। अब FAQs हैं, तो इसमें मैं सोच रहा हूं कि आज की क्लास रहने देता हूं, है ना। ये अपन नहीं तो नेक्स्ट स्लाइड में ले लेंगे, ठीक है। इस पे आ जाते हैं। ये 2 स्लाइड जो है ना मैं समझाना चाहता हूं, ठीक है ना, इसके बारे में मैं बात करना चाहता हूं आपसे, लेकिन इसको अपन नहीं तो अगली क्लास में ले लेंगे, ठीक है। इस पे आ जाओ, नंबर ऑफ कॉपीज पे। नंबर ऑफ कॉपीज में देखो ऑब्वियस सी बात है, एक तो आपको नोट्स की कॉपी बनानी है ना, जो भी नोट्स होंगे, ठीक है। दूसरा आपका है DPPs, है ना। कोई बोले DPPs क्या होता है सर? डेली प्रैक्टिस प्रॉब्लम। ठीक है। इसकी जो कॉपी होनी चाहिए वो 300 से मेरे ख्याल से 400 पेजेस के बीच में हो। ऐसा भी ना हो कि बहुत भारी हो। भारी होने से क्या होगा, है ना, भारी होने से क्या होगा, ठीक है ना, भारी होने से क्या होगा कि हो सकता हो कि आप किसी दिन बैठ के पढ़ाई कर रहे हो और नींद आ गई और तकिया बन गया ये, है ना। तो इस बात का ध्यान रखिएगा कि थोड़ा लाइट ही हो, है ना। 300 से 400 पेजेस का हो। DPPs के लिए आप किसी भी तरह की कॉपी यूज कर सकते हैं, कोई दिक्कत की बात नहीं है, लेकिन मेंटेन जरूर कीजिएगा, ठीक है ना। अगर आपने मॉड्यूल ले रखे हैं बच्चों, तो मॉड्यूल को भी आप उसके लिए भी एक सेपरेट कॉपी बना लीजिएगा। और चौथा, जो भी मैं एक्स्ट्रा आपको वर्क दूंगा अदर देन DPPs, है ना, स्टार्टिंग में थोड़ा कम रहेगा, लेकिन जैसे धीरे धीरे आगे बढ़ेंगे ना तो मिक्स्ड टाइप की चीजें ज्यादा आएंगी इसमें, ठीक है भाई। ये बहुत इंपॉर्टेंट सेक्शन रहेगा। जेई एडवांस तक की जो जर्नी है उसमें आपको ये जो वर्क्स हैं, ये जो एक्स्ट्रा प्रॉब्लम्स हैं, ये आपको बहुत ज्यादा हेल्प करने वाली है, ठीक है। तो क्या करना है आपको, मेरे हिसाब से मैथ्स में टोटल कितनी कॉपीज बनानी चाहिए? 4, है ना। कोशिश यही करनी चाहिए 4। अगर आप मैनेज कर सकते हो तो ठीक है। जैसे कभी कभी क्या होता है कि एक ही कॉपी में आधे पार्ट में कुछ बच्चे क्या करते हैं, DPP सॉल्व करते हैं, आधे पार्ट में क्या करते हैं, मॉड्यूल सॉल्व करते हैं। आपके ऊपर है, ठीक है ना। तो इस चीज को ध्यान रखिएगा कि नोट्स देन DPPs के लिए अलग कॉपी, मॉड्यूल के लिए अलग कॉपी, और जो एक्स्ट्रा वर्क आपको दिया जाएगा उसके लिए थोड़ी अलग कॉपी। कोई बोले सर ऐसा करना क्यों जरूरी है? सुनना ध्यान से इस बात को, ठीक है। क्या होता है कि इस जर्नी में हमारे पास, है ना, इस जर्नी में हमारे पास बहुत सारे मैथ्स में चैप्टर आने वाले हैं, बहुत सारे चैप्टर्स आने वाले हैं, काफी सारे चैप्टर्स होंगे 11th में 12th में, समझ में आएगा। और अगर आपका वर्क ऑर्गेनाइज नहीं है तो आप रिवीजन बिल्कुल नहीं कर पाइएगा। अगर आप में से किसी बच्चे ने ऐसा सोच लिया ना कि बाद में मैं फिर से लेक्चर देख लूंगा, मैं बाद में फिर से ये कर लूंगा और उसके बाद मैं बढ़िया कुछ कर लूंगा, वैसा कुछ नहीं होने वाला, वैसा कुछ भी नहीं होने वाला। आपको शुरू से राइट फ्रॉम द फर्स्ट डे, जो भी टॉपर होता है ना, वो सबसे पहली चीज क्या करता है, नोट्स को अच्छी तरीके से ऑर्गेनाइज्ड वे में काम करता है उस पर।
मैं ये नहीं कह रहा हूं कि काफी सुंदर हैंडराइटिंग होने की, लेकिन हैंडराइटिंग कम से कम ऐसी हो जो आपके समझ में आ जाए। हैंडराइटिंग कम से कम ऐसी हो जो आपको समझ में आ जाए। लेकिन ये काम जब आप ऑर्गेनाइज्ड वे में करोगे तभी जाके आप रिविजन्स वगैरह जो है वो बेहतरीन कर पाओगे, ठीक है ना। डीपीपीस करते वक्त ध्यान रखिएगा, जो ही प्रॉब्लम्स आपको अच्छे लगे उसको मार्क कर लीजिएगा, है ना। अच्छे प्रॉब्लम्स को जरूर मार्क कर लीजिएगा। इसमें एक चीज ध्यान रखिएगा, बिल्कुल ध्यान से सुन लीजिएगा, इसमें 3 तरह के टैग लगाइएगा, ठीक है। अब देखो मैं क्या कह रहा हूं कि एक्स्ट्रा जो क्वेश्चंस देंगे वो हालांकि काफी अच्छे सवाल हो रहे होंगे, ठीक है ना उसमें, लेकिन उसमें क्या होता है ना, उसमें ध्यान सुनना है ना, थोड़ा ध्यान से सुनना, कि हो सकता हो कि कोई सवाल आपको लगे कि यार ये तो पहली बार में हो गया, है ना। पहली बार में हो गया मतलब इजी है, आपके लिए इजी है, नॉट फॉर एवरीवन, है ना। नॉट फॉर एवरीवन, आपके लिए क्या है, इजी है, ठीक है। दूसरा कि सर 2 बार मेहनत करी सर, 2-3 अटेम्प्ट लगाए, 2-3 अटेम्प्ट के बाद ये हो गया, मीडियम है, मॉडरेट, मॉडरेट लेवल का सवाल है आपका, ठीक है। फिर कोई बोले कि नहीं सर हिला ही नहीं, सॉल्यूशन देखना पड़ा, सॉल्यूशन देखना पड़ा सर, वीडियो सॉल्यूशन देखना पड़ा आपका, है ना, वीडियो सॉल्यूशन देखना पड़ा आपका, ठीक है, समझ रहे हो बात को, वीडियो सॉल्यूशन देखना पड़ा आपका, तो भाई वो टफ लेवल का है। आपको बोले सर ये क्यों करवा रहे हो, ध्यान सुन लो भाई, ऐसे ही काम करना तभी जाके आगे फायदा होने वाला है, तभी एक एक चीज आप एक एक मेहनत का, है ना, आप अच्छी तरीके से भरपूर आरओआई निकाल पाएगा, है ना, रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट, ठीक है। कोई बोले क्या करना है सर, सुनना ध्यान से, जब भी आप डीपीपी सॉल्व करें उसमें जो भी सवाल आपको अच्छा लगे, है ना, वैसे तो आपको टेस्ट वाले पैटर्न में करना चाहिए, लेकिन जो भी सवाल आपको अच्छा लगे उसको जरूर मार्क कर लीजिए कि अच्छा सवाल है, रिवीजन के टाइम में उसका मैं यूज कर पाऊंगा, रिवीजन के टाइम में मैं उसका यूज कर पाऊंगा, ठीक है। मॉड्यूल में भी आप ये कर सकते हो खुद से, ठीक है। फिर दूसरा क्या है कि एक्स्ट्रा वर्क जो मैं दूंगा आपको, ठीक है ना, प्रैक्टिस शीट या जो कुछ भी से भी, तो आप उसमें इजी मीडियम और टफ जरूर लगा के रखिए। क्यों, क्योंकि जब भी आप रिवाइज करिएगा तो आपको समझ में आ जाए कि मीडियम और टफ वाले जो सवाल हैं आपको दोबारा रिपीट करने पड़ेंगे, तब जाके उस लेवल की आपकी एफिशिएंसी बन पाएगी। क्या ये बात क्लियर है या इसमें कोई डाउट है? अगर क्लियर है तो जल्दी से यस लिख के बताइए। बिल्कुल, अब पढ़ाने पे ही आने वाले हैं बच्चों। पीवाईक्यूज वगैरह बेटा डीपीपीज वगैरह में इंक्लूडेड होंगी, ठीक है ना, और इसमें भी इंक्लूडेड होंगी, लेकिन वो हम लोग लास्ट में करेंगे, है ना। बुक के बारे में थोड़ी बात कर लेता हूं मैं आपसे, बुक्स के बारे में थोड़ी बात कर लेता हूं मैं आपसे। देखो बुक्स का एक सिंपल फंडा है कि कोई भी बुक ऐसे तैयार नहीं होती है कि क्लास 11th की किताब है ना। एनसीईआरटी भी उठा के आप देखोगे ना, एनसीईआरटी भी उठा के आप देखोगे ना, कुछ ऐसी चीजें आएंगी, कुछ ऐसी चीजें आएंगी, बिल्कुल ध्यान सुनिएगा, एनसीईआरटी में भी कुछ ऐसी चीजें आ जाएंगी जो आगे पढ़ाई गई होंगी कभी। तो आप कोई भी किताब उठाइएगा ना, कोई भी किताब उठाइएगा, टेक एनी नेम, कोई भी नाम अपनी तरफ से ले लीजिए, और अब आप जब किताब उठाइएगा और मान लीजिए कि मैं इस वाले टॉपिक को आपको पढ़ा रहा हूं, फिर उसके बाद मैं आपको पढ़ाऊंगा बेसिक मैथ्स, ठीक है। इस तरीके से हम लोग आगे बढ़ेंगे, ठीक है ना, उसमें लॉगरिथम पढ़ेंगे, फिर मॉड्यूलस पढ़ेंगे, इस तरीके से सारी चीजों को लेके चलते हुए जाएंगे, इनइक्वालिटीज पढ़ेंगे, है ना, ठीक है। इस तरीके से जब हम आगे बढ़ते जाएंगे तो आप समझ लीजिए एक चीज कि बिल्कुल ऐसा नहीं होगा कि किसी भी किताब में, किसी भी किताब की बात कर रहा हूं, कोई भी किताब की बात कर लो आप, कि बिल्कुल इसी ऑर्डर में आपको चीजें दी हुई होंगी। हो सकता हो कि बेसिक मैथ्स में कोई एक सवाल हो जिसमें कैलकुलस की अप्रोच लग रही हो, क्या हो रही होगी, कैलकुलस की अप्रोच लग रही होगी। हो सकता हो कि कोई ऐसा सवाल होगा मॉडुलस के अंदर जिसमें हम लोग को डिफरेंशिएट करना पड़ रहा होगा, मतलब मॉडुलस को डिफरेंशिएट नहीं करना पड़ रहा होगा, मतलब मॉडुलस के अंदर कैलकुलस के कॉन्सेप्ट यूज हो रहे होंगे, ठीक है। इनइक्वालिटीज के अंदर डिफरेंट टाइप ऑफ इनइक्वालिटीज होती हैं, बहुत सारे एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव से बनती हैं। तो अब क्या होगा, अब क्या होगा, हाँ अनीश बिल्कुल जल्दी से वॉशरूम से होके आइए, फटाफट से आइए, है ना। अब क्या होगा कि जब आप कोई किताब लेके बैठोगे ना, तो पता चलेगा आप 20 सवाल में 10 सवालों में उलझे पड़े हुए हैं, आपको उसका कोई सॉल्यूशन ही नजर नहीं आ रहा है। कैसे करूं सर, आपने सॉल्यूशन देखा, सॉल्यूशन भी नहीं हुआ,
अब आपको क्या होगा, अपने ऊपर शक होगा कि शायद मुझे कुछ नहीं आता, शायद मैं किसी काबिल नहीं हूं, शायद मेरे लिए आईआईटी बहुत बड़ी चीज है। हालांकि ये डाउट्स बार बार आएंगे, बट इसके साथ तुरंत आ जाएंगे। तो पहली चीज मेरी मानिए, है ना, पहली चीज, अगर आप मेरे को समझते हैं कि सर हमसे थोड़े से सीनियर हैं, है ना, या थोड़ा जानते होंगे शायद आईआईटी के बारे में ना, अगर अभी मेरे इंट्रो से या मेरी बातों से अगर आपको ऐसा लगे, तो मेरी एक बस बात मानिए कि आपको मैं कोई बुक रेकमेंड नहीं करूंगा वैसे तो, क्योंकि ऑब्वियसली बात है हर एक प्लेटफॉर्म का अपनी अपनी बात होती है। लेकिन मैं आपको एक बात बताऊं, अगर आपको लगता है कि इसके बाद भी आपके पास टाइम बच रहा है ना, इसके बाद भी अगर आपके पास टाइम बच रहा है, इनकेस अगर इसके बाद भी टाइम बच रहा है, सुनना ध्यान से, अगर इसके बाद भी बेटा टाइम बच रहा है, तो 3 महीने के बाद आप कोई भी किताब उठाना, और जो जो टॉपिक हो रखे हैं ना, जो जो टॉपिक हो रखे हैं, ठीक है, मतलब आप समझना कि जो 3 महीने पहले टॉपिक हुए रहेंगे, है ना, तो उनके कोई भी क्वेश्चन आप किताब से करके देखना, किसी भी किताब से करके देखना, आराम से होंगे। लेकिन मेरा क्या मानना है पता है, कि इट इज मच बेटर देन दैट कि आपको यही सारी चीजें बार बार रिपीट करनी पड़ेगी। कोई एक चीज समझो, है ना, एक चीज समझना, ठीक है ना, यहां पे भी हम यहां पे किस लिए आए, मेरा एक उद्देश्य है सिर्फ पढ़ाना, क्या नहीं, मेरा उद्देश्य है पढ़ाने के साथ साथ आपको ऐसे मटेरियल, ऐसे कंटेंट देकर तैयार करना कि आपका सिलेक्शन, आपकी रैंक बन जाए आईआईटी के अंदर, अगर आप मेरी चीजों को अच्छी तरीके से फॉलो कर रहे हो। तो मेरा काम सिर्फ पढ़ाना नहीं है मेरे भाई, मेरा काम है आपको सिलेक्शन तक पहुंचाना, आपको आईआईटी के गेट तक पहुंचाना, सो दैट, है ना, उस जेई के एग्जामिनेशन को अच्छी तरीके से क्रैक करना, और उसके लिए मैं यहां पे आपके सामने कोई भी कमी नहीं रहने दूंगा, ये मेरा प्रॉमिस है। तो क्या तुम्हें एक्चुअली कभी किताब की जरूरत पड़ेगी? देखो, मैं ये नहीं कहूंगा कि कोई किताब नहीं करनी चाहिए, लेकिन मैं ये आपको बस इतना कहूंगा कि थोड़ी दिन के बाद आपको लगे कि आपके पास समय है, मैं आपके समय को अच्छी तरीके से एंगेज नहीं करवा पा रहा हूं, ठीक है ना, तो आप जरूर उस तरफ जा सकते हो। लेकिन ऐसा नहीं कि फिर इसको छोड़ दीजिएगा, इसको नहीं छोड़ना है, फिर आप उस किताब से उन पुराने टॉपिक्स को कीजिए। अब उससे क्या होगा, 2 फायदे होंगे, बताओ क्या 2 फायदे होंगे, बताओ जल्दी बताओ। 3 महीने के बाद, जैसे मैंने मान लो कि ये जो 2-3 टॉपिक्स है ना, ध्यान से समझना, जैसे मैंने सेट किया, बेसिक मैथ्स किया, लॉग किया, मॉडुलस किया, है ना, 1 महीने में मान लीजिए कि, या इनइक्वालिटीज किया, हमने 1 महीने में ये चीजें कंप्लीट की, ठीक है ना। 3 महीने हो जाए तो फिर इसको करोगे तो क्या फायदा होगा पता है, एक तो पहला फायदा पता है क्या होगा, रिवीजन हो जाएगा तुम्हारा, अगर तुम्हारे पास टाइम है तो तुम्हारा रिवीजन हो जाएगा। दूसरा क्या फायदा होगा पता है, कि अब आपको ऐसा लगने लगेगा 1 महीने के बाद, या सॉरी 3 महीने के बाद, कि आपने जो चीजें पुरानी पढ़ी हुई है ना, उसमें कॉन्फिडेंस का लेवल बहुत हाई हो जाएगा। यस, एवरी वन ऑफ यू आर समझदार यार, क्या बात कर रहे हो यार तुम में से हर बच्चा समझदार है मेरे जान। पर चैप्टर हाउ मेनी क्वेश्चंस, मैं फिर से यहां पे आपको एक ज्ञान दे देता हूं, मैं जितने दूं ना सवाल सारे कर लो, ठीक है, जितने सवाल दूं, है ना, शुरू में थोड़ा कम होगा, है ना, जितने प्रॉब्लम्स दूं सब करूं, है ना, शुरू में स्टार्टिंग में थोड़ा कम रहेगा ना, स्टार्टिंग में थोड़ा कम रहेगा, स्टार्टिंग में थोड़ा कम रहेगा, बट धीरे 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 हम जब बिल्ड कर रहे होंगे, समझ में आएगा आपकी और हमारी लेगेसी दोनों को, तो जैसे जैसे आप आगे बढ़ते जाओगे, आपके पास पुराने क्वेश्चंस की भी संख्या बढ़ती जाएगी। मतलब आप ये कभी मत सोचना, कभी मत नहीं, मतलब कभी नहीं सोचना कि सर पुराने टॉपिक से कोई सवाल नहीं देंगे। भाई हो सकता हो कि जो मैं नया चैप्टर पढ़ा रहा हूं, उस नए चैप्टर में पुरानी चीजों का यूज कराते हुए सवाल दे दूं, वो आपको कभी भी किताब में नहीं मिलेगा। इनफैक्ट बहुत बार मैंने जब YouTube पे अपने खुद के सेशंस लिए हैं, है ना, बहुत सारे जब प्रॉब्लम सॉल्विंग सेशंस मैंने लिए हैं YouTube पे अपने खुद के, तो बहुत सारे बच्चे पूछते हैं सर ये कौन सी किताब के सवाल है और वो किताब आपको मिलेगी नहीं कभी, क्योंकि वो किताब एग्जिस्ट नहीं करती है। वो सवाल जो है वो सिर्फ मेरे खुद के सवाल हैं, जो मैं आपको या जो भी बच्चे होते हैं उनको करवाता हूं, ठीक है। तो आप उसके लिए बिल्कुल टेंशन मत लीजिएगा, ठीक है, आप बोल दीजिएगा, आप बस इतना कहिएगा कि सर और प्रॉब्लम चाहिए, है ना। वैसे तो आपको मैं बोलने नहीं दूंगा, लेकिन फिर भी अगर आपको कभी लगे तो बोल दीजिएगा कि सर और प्रॉब्लम चाहिए, ठीक है ना। बिल्कुल ताबड़तोड़ आपको प्रॉब्लम प्रैक्टिस करवाएंगे, ठीक है। क्या मेरी बात क्लियर होगी, क्या मेरी बात क्लियर होगी? बस अभी लास्ट स्लाइड है, इसके बाद हम पढ़ने के ऊपर चलेंगे, ठीक है। यस, पढ़ाएंगे भाई, पढ़ाएंगे, ताबड़तोड़ पढ़ाएंगे, ठीक है।
मैथ्स के बारे में अगर बात करें तो कोशिश कीजिए कि हम इसको यूज करें, है ना, ठीक है ना। मैथ्स पढ़ाने में मेरा एक थोड़ा सा रहता है कि प्रूफ्स को थोड़ा ध्यान से देखिए। आपको बोले सर ऐसा क्यों कर रहे हो, आप प्रूफ्स के ऊपर इतना फोकस क्यों करते हो, सिर्फ और सिर्फ फॉर्मूला पढ़ने से काम नहीं चल जाएगा क्या कि सर फॉर्मूला पढ़ा दिए, फॉर्मूला याद करके प्रॉब्लम सॉल्व कर ले? नहीं भाई, जब आप एक अच्छे लेवल का दिमाग चाहते हैं ना, कि आपका दिमाग जो है बहुत अच्छी तरीके से ऑप्टिमाइज हो किसी भी प्रॉब्लम को करने के लिए, तो प्रूफ का जानना जरूरी होता है। क्यों जानना जरूरी होता है? क्योंकि वही सिचुएशंस है ना जो फॉर्मूले दे रहे हैं। तो अगर आपने फॉर्मूला बनाना सीख लिया तो कोई भी सिचुएशन हो, कोई भी चेंज आएगा ना, तो आप अपना फॉर्मूला खुद बना लोगे। और जेई एडवांस भी ये बिल्कुल नहीं करता है, या जेई मेन भी ये नहीं करता है कि डायरेक्ट फॉर्मूला बेस्ड क्वेश्चंस आपको धड़ाधड़ बनवा रहा है। नहीं होता बेटा। कुछ क्वेश्चंस हो सकते हैं जो फॉर्मूला बेस्ड है, लेकिन हर एक सवाल नहीं होता है। वहां ये अप्लाई करना बहुत जरूरी है। और ये कैसे खुलेगा? ये कैसे खुलेगा? प्रॉब्लम प्रैक्टिस करके और प्रूफ्स खुद से करने के बाद, ठीक है। तो प्रैक्टिस 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 रहेगा। व्हाट इज मैथ्स? मैथ्स इज द वेपन ऑफ आईआईटियंस, इट इज द बैकबोन ऑफ जेई रैंक, ठीक है। शुरू करें, ठीक है। अभी अभी डीपीपीज वगैरह कुछ नहीं आएंगे, है ना। अभी पहली क्लास है, ठीक है ना। पहली क्लास के बाद जो दूसरी क्लास होगी उससे हम लोग स्टार्ट करेंगे, ठीक है। सेट से शुरू करते हैं, ठीक है। शुरू करें? अरे बताओ भाई, शुरू करें क्या? जल्दी बताओ। क्या सभी तैयार हैं? क्या सभी तैयार हैं? एक बार उद्घोष कर दीजिए। लव यू ऑल। क्या बात है। सेट का मतलब सिंपल सी भाषा में अगर मैं बतलाऊं तो इट इज कलेक्शन ऑफ वेल डिफाइंड ऑब्जेक्ट। है ना, इट इज कलेक्शन ऑफ वेल डिफाइंड ऑब्जेक्ट, इट इज कलेक्शन ऑफ वेल डिफाइंड ऑब्जेक्ट, ठीक है ना। यहां पे ये वर्ड थोड़ा सा ज्यादा मैटर करता है ना, ध्यान रखिएगा। वेल डिफाइंड। सेट के बारे में बात करें तो इट इज कलेक्शन ऑफ वेल डिफाइंड ऑब्जेक्ट, वेल डिफाइंड ऑब्जेक्ट। कोई बोले सर ये वेल डिफाइंड का मतलब क्या है? वेल डिफाइंड का वैसे तो देखो, कलेक्शन मतलब आप समझ रहे हो ना, चीजें कलेक्ट करना, है ना। जैसे कोई बोले एक्टर्स ऑफ बॉलीवुड, तो उसका एक सेट होगा, ठीक है ना। कोई बोले एक्टर्स ऑफ बॉलीवुड में सर क्या आप इंक्लूड होगे? तो मेरा कहना होगा कि यार हाँ, अगर कोई बोलता है कि नहीं कलेक्शन ऑफ ऑल आईआईटी जेई मैथ्स टीचर, तो मैं शायद वहां ज्यादा सुटेबल रहूंगा, है ना, वहां ज्यादा सुटेबल रहूंगा, है ना। नहीं, कलेक्शन ऑफ बॉलीवुड एक्टर की अगर बात करें तो शायद मैं उसके अंदर ऑब्वियस बात उस सेट में नहीं हूंगा, है ना। आई विल नॉट बी इन दैट सेट, है ना। उसको हम लोग बोलेंगे डज नॉट बिलोंग टू दैट सेट। लेकिन अगर कलेक्शन ऑफ आईआईटी जेई मैथ्स टीचर होगा तो वेदर आई विल बिलोंग टू दैट सेट और नॉट, तो आंसर इज यस। तो वेल डिफाइंड में हमें एग्जैक्टली पता होता है कि भाई ये वाला जो एलिमेंट है या ये वाली जो चीज है उस वाले सेट में होगा या नहीं होगा, ठीक है। जैसे अगर मैं बोलूं, है सुनना ध्यान से, कि अगर आप जैसे स्टूडेंट्स हैं, है ना, आप जैसे स्टूडेंट्स हैं, एक सेकंड यार, है ना, है ना, जैसे आप जैसे स्टूडेंट्स हैं, ठीक है। तो मैं ये कह रहा हूं, है ना, बहुत ध्यान सुनना, अगर कोई कहता है, अपन अपन बिल्कुल ध्यान समझे, कि ऑल द स्टूडेंट्स जिनके 10th में मैथ्स में हम एक कलेक्शन तैयार कर रहे हैं, हम एक सेट तैयार कर रहे हैं, है ना, हम कैसा सेट तैयार कर रहे हैं, हम कैसा कलेक्शन तैयार कर रहे हैं, उन सारे स्टूडेंट का जिन्होंने 10th के अंदर अपियर किया था और मैथ्स में 90 से ज्यादा स्कोर किया, ग्रेटर देन 90, ग्रेटर देन 90, तो क्या उस सेट में 91 जिसका नंबर आया वो होगा? क्या उस सेट में जिसका 91 92 आया होगा, 93 आया होगा, क्या वो बच्चे उस सेट के पार्ट होंगे? आंसर इज यस। लेकिन क्या वो बच्चे जो 88 लाए हैं, 87 लाए हैं, 86 लाए हैं, क्या उस सेट के पार्ट होंगे? नहीं। तो इट इज कॉल्ड एज वेल डिफाइंड।
लेकिन मैं एक चीज आपसे पूछता हूं ना, बहुत ध्यान से समझिएगा कि एक क्लासरूम है ना, क्लासरूम में मान लीजिए 100 बच्चे हैं और मैं बोलता हूं कि मुझे एक कलेक्शन करना है, मुझे एक सेट है बनाना है, मुझे एक सेट बनाना है ऑफ ऑल द इंटेलिजेंट स्टूडेंट्स इन द क्लास, ऑफ ऑल द इंटेलिजेंट स्टूडेंट इन द क्लास. इज दिस सेट अ वेल डिफाइंड सेट? इज दिस सेट अ वेल डिफाइंड सेट? सोच के देखो. कोई बोले सर इंटेलिजेंट कैसे माने, तो कोई बोले इंटेलिजेंट के लिए सर एक काम करते हैं, देखते हैं किसका 90 से ऊपर है, 85 से ऊपर है. कोई बोले यार 80 से ऊपर वाला भी तो इंटेलिजेंट ही होता है ना यार. कोई बोले नहीं सर उसमें क्या है ना कि मैथ्स में तो गोबर है बच्चा, लेकिन क्या है ना सर कि आपने उसका देखा नहीं, स्पोर्ट्स में बहुत तगड़ा है बच्चा, है ना, कल होके हो सकता हो कि इंडियन टीम में उसकी जगह हो. तो आप इंटेलिजेंट वर्ड को वेल डिफाइंड की संज्ञा नहीं दे सकते. आप मेरी बात समझे क्या? आप मेरी बात समझे क्या? आप वेल डिफाइंड को समझ पा रहे हैं, है ना? हाँ, वेरी फ्रॉम पर्सन टू पर्सन, बिल्कुल सही बात है. एक बच्चे का कमेंट आया है, फिर से मैं नाम नहीं पढ़ पाया. हाँ बिल्कुल, इट इज अ सब्जेक्टिव प्रॉपर्टी. एक और बढ़िया कमेंट आया, सब्जेक्टिव प्रॉपर्टी इट विल वेरी फ्रॉम पर्सन टू पर्सन. दोनों बातें एक जैसी है ना? तो ये आप समझ रहे हैं, ठीक है. आप कोई बोले कि सर एक ऐसा सेट बनाना था, है ना, 100 बच्चे थे हमारे क्लास के अंदर और एक सेट बनाना था ऑफ ऑल द हैंडसम स्टूडेंट्स इन द क्लास, ऑफ ऑल द हैंडसम स्टूडेंट्स इन द क्लास, बॉयज में ऑफ कोर्स, ऑफ ऑल द हैंडसम स्टूडेंट्स इन द क्लास. और गर्ल्स में मान लो कि बनाना है एक सेट, एक कलेक्शन बनाना है ऑफ ऑल द ब्यूटीफुल गर्ल्स इन द क्लास. तो आपको लगता है कि ये वेल डिफाइंड है? यस और नो? क्या आपको लगता है ये वेल डिफाइंड है, ऑफ ऑल द हैंडसम स्टूडेंट्स बॉयज इन द क्लास या ऑल द ब्यूटीफुल गर्ल्स इन द क्लास? नहीं? पक्का? यस. तो हम लोग बोले कि इट इज नॉट वेल डिफाइंड, इसमें हम नहीं बोल सकते. कोई बोले कि अरे सर वो जो लड़की है वो खूबसूरत है, वो सेट का पार्ट होनी चाहिए. कोई बोले नहीं नहीं सर, हमको तो मतलब समझ रहे हैं ना सर, हमको नहीं लगता है कि वो सेट का पार्ट होगी. तो फिर से वो सब्जेक्टिव हो गया ना, मतलब इट विल डिपेंड ऑन द पर्सन. समझ में आएगा? तो ऑब्वियस सी बात है कि हम लोग बोल सकते हैं कि वो चीज वेल डिफाइंड नहीं है. तो बिल्कुल सिंपल सी बात है, ठीक है. जनरली हम सेट को, क्या होता है ना बच्चों, जनरली सेट को हम जनरली का मतलब जनरली, कोई बोले सर मैं कुछ और तरीके से भी रिप्रेजेंट कर सकता हूं, तो कर सकते हो, ठीक है ना. जनरली हम सेट को कैपिटल लेटर से डिनोट करते हैं, लाइक ए बी सी एंड सो ऑन, है ना. जनरली हम सेट को कैपिटल लेटर से डिनोट करते हैं और उसके एलिमेंट्स को स्मॉल लेटर से, उसके एलिमेंट्स को स्मॉल लेटर से, ठीक है. तो ये हम लोग बोल रहे हैं क्या कि सेट को जनरली कैपिटल लेटर से डिनोट करते हैं और उसके अंदर के जो एलिमेंट्स है ना, मान लीजिए कि सेट ए है और सेट ए के अंदर मान लीजिए कि इट इज सेट ऑफ वॉवल्स. ये मत बोलना कि सर वॉवल्स क्या होता है ना. बहुत 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 आश लगाए हुए हैं कि वॉवल्स तो पता ही होगा, है ना. ठीक है. आ, नहीं, आप लिखने के लिए भी ट्राई मत कीजिए, अगर लिखना होगा तो ठीक है आराम से लिख लीजिएगा, अभी टेंशन मत लीजिए. पहले हम समझते हैं वाई आर वी स्टार्टिंग विद सेट, क्योंकि मुझे ऐसा बोला गया है कि इस बार जो भी चीजें हो रही हैं वो सेट से स्टार्ट होंगी और फिर आगे बढ़ेंगे. और मुझे लगता है क्लास 11th का, मुझे दूसरा लॉजिक ये भी लगता है, क्लास 11th का पहला टॉपिक सेट ही है. अगर आप एनसीईआरटी उठा के देखिएगा तो पहला टॉपिक क्या है, सेट ही है, ठीक है बेटा. वॉवल्स, 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 ठीक है. तो हम लोग बोले कि अगर हम लोग बोले सेट ए में कलेक्शन है ऑफ वॉवल्स, ठीक है, तो बच्चों क्या होगा, ए ई आई ओ यू, है ना, ए ई आई ओ यू, ठीक है, बिल्कुल सिंपल सी बात है. अब हम बोल सकते हैं ना कि जैसे ये जो ए है ना, ये सेट ए का पार्ट है ना, बिल्कुल ध्यान समझना, है ना. सेट ए, सॉरी एलिमेंट ए जो है ना सेट ए का पार्ट है. उसको पता है कैसे लिखते हैं, ए बिलोंग्स, बोले सर ये क्या है ना, ध्यान से देखिएगा, ए बिलोंग्स टू सेट ए, है ना. इसको क्या बोलते हैं, सिंबल को कैसे पढ़ते हैं, बिलोंग्स टू, ठीक है. ए बिलोंग्स टू सेट ए, ठीक है. कोई बोले सर ऐसा है तो फिर ये भी तो है ना, तो फिर ये भी तो है ना सर, ई बिलोंग्स टू
सेट ए, आंसर इज यस, ये भी है। ठीक है, इस सिंबल को आप पढ़ पा रहे हो, इस सिंबल को क्या पढ़ पा रहे हो, इसको आप ऐसे रीड करना है, इट मींस बिलोंग्स टू, है ना, वैसे इसको हम लोग बोलते हैं एप्सिलॉन, है ना, वैसे हम इसको क्या बोलते हैं, एप्सिलॉन, लेकिन हम लोग इसको क्या कहेंगे, बताओ बताओ बताओ, हम लोग बोलते हैं इसको क्या, पढ़ते कैसे हैं, बिलोंग्स टू, है ना। बिल्कुल चिंता मत कीजिएगा, अभी पहले आप पढ़ने पे ध्यान दीजिए यार, पहली क्लास है ना, बहुत परेशान मत कीजिए, हो जाइए अपने आप को, है ना। अभी पहले तुम पढ़ने पे ध्यान दो, है ना, बस। ठीक है, अब सुनना एक बात, जैसे अगर कोई बोलता है कि बी बिलोंग्स टू द सेट ए, इज दिस ट्रू, इज दिस ट्रू, लास्ट वाला बताओ। जैसे ये समझ में आएगा, ये वाला समझ में आया ना, ए बिलोंग्स टू सेट ए, क्योंकि ए सेट ए का पार्ट है, स्मॉल ए सेट ए का पार्ट है। ई बिलोंग्स टू द सेट ए, क्योंकि स्मॉल ई इस सेट का पार्ट है। क्या हम ऐसा लिख सकते हैं कि बी बिलोंग्स टू द सेट ए? क्या हम लिख सकते हैं बी बिलोंग्स टू द सेट ए? आंसर इज नो। क्या बच्चों हम लोग लिख सकते हैं बी बिलोंग्स टू द सेट ए? आंसर इज नो। यानी इसको पता है कैसे लिखते हैं, पता है, ऐसे काट देते हैं, है ना। इसको क्या करते हैं, ऐसे काट देते हैं, ध्यान से देखिए, ध्यान से देखिए इस मासूम से चेहरे को, ध्यान से देखिए इस मासूम से चेहरे को, इसको इस तरीके से कट कर देते हैं और क्या लिखते हैं, बी डज नॉट बिलोंग्स टू सेट ए। इसको कैसे पढ़ेंगे, कैसे पढ़ेंगे, कैसे पढ़ेंगे, इसको कैसे पढ़ेंगे सर? इसको पढ़ेंगे बच्चों, बी डज नॉट बिलोंग्स टू सेट ए। क्या ये सारी बातें सेट हो गई गाइस? ठीक है, ठीक है, ठीक है। हाँ, डिस्टिंक्ट वगैरह भी आएगा, है ना, पिक्चर में हम लोग धीरे धीरे लेके चलेंगे, पहले तो एक एक करके समझते हैं ना चीजों को। ठीक है, हाँ, तो मेरे ख्याल से सभी बच्चों को समझ में आ गया पहली चीज कि इट इज कलेक्शन ऑफ वेल डिफाइंड ऑब्जेक्ट। ठीक है, सेट को हम जनरली कैपिटल लेटर से रिप्रेजेंट करते हैं, एलिमेंट्स को स्मॉल लेटर से रिप्रेजेंट करते हैं। अगर कोई एक सेट ए है जो कि बोलता है कि इट इज कलेक्शन ऑफ वॉवेल्स, तो हमें क्लियरली पता है कि इसमें ये 5 अल्फाबेट होंगे, ए ई आई ओ यू। अगर हम ए को रिप्रेजेंट करेंगे तो ये कैपिटल ए से, मतलब सॉरी, ऐसे लिख सकते हैं, ए बिलोंग्स टू कैपिटल ए, ई बिलोंग्स टू कैपिटल ए, और इसको हम लोग बोल सकते हैं स्मॉल बी डज नॉट बिलोंग्स टू कैपिटल ए। ठीक है, अब एक बात आ रही है कि भाई ये डिस्टिंक्ट होने चाहिए, तो आगे की स्लाइड में है हमारे पास, है ना, वो सारी बातें। अगर कोई बोले सर मैं इसको ऐसे लिख सकता हूं क्या, तो इस बात का ध्यान रखिएगा कि दिस इज नॉट है ना द करेक्ट वे, दिस इज नॉट द करेक्ट वे, है ना। इसमें जो रेपिटेशन है ना, ये रेपिटेशन नहीं होना चाहिए, है ना, ये रेपिटेशन नहीं होना चाहिए, है ना। हम लोग इस बात को समझेंगे कि अगर मैं इसको लिख रहा हूं ए ई आई ओ यू, ठीक है, तो ये सारे के सारे जो एलिमेंट्स होने चाहिए ना, ये डिस्टिंक्ट होने चाहिए। क्या होने चाहिए? डिस्टिंक्ट होने चाहिए। क्लियर है क्या? ठीक है, इस अभी ध्यान रखिएगा, कर्ली ब्रैकेट से रिप्रेजेंट करते हैं ना, किससे रिप्रेजेंट करते हैं? कर्ली ब्रैकेट से। क्या हम ऐसे वाले ब्रैकेट से रिप्रेजेंट नहीं कर सकते हैं? कर सकते हैं, कर सकते हैं, लेकिन वो आगे चलेंगे तब आपको समझाऊंगा, रियल नंबर्स वगैरह में वो बातें करूंगा, ठीक है ना। लेकिन आप ध्यान रखिएगा कि जब भी हम डिस्क्रीट एलिमेंट से रिप्रेजेंट करते हैं ना बच्चों, तो कर्ली ब्रैकेट से रिप्रेजेंट करते हैं। ठीक है, इस ब्रैकेट को हम लोग क्या कहते हैं बच्चों? इस ब्रैकेट को हम लोग क्या बोलते हैं? दिस इज नोन एज कर्ली ब्रैकेट, है ना। इट इज कॉल्ड एज व्हाट? कर्ली ब्रैकेट। ठीक है, देखो आराम से समझोगे तो बिल्कुल क्लियर हो जाएगा। ठीक है, कोई बोले सर इस वाले सेट से रिप्रेजेंट कर सकते हैं क्या? नहीं, अभी नहीं करेंगे, अभी इसका फर्क महसूस करेंगे। देखो पहले दिन नहीं आएगा ये सारी चीजें, ठीक है, अब धीरे धीरे आगे बढ़ोगे तब समझ में आएगा। जब भी आपको डिस्क्रीट चीजें रखनी है ना, जैसे डिस्क्रीट चीजें रखनी है, तो आपको कर्ली ब्रैकेट्स यूज करना चाहिए। जैसे अगर आप मान लो कि सपोज कर लो, है ना, कि आप एक कलेक्शन बनाते हो। ठीक है, किस चीज का कलेक्शन बनाते हो बताओ? एक कलेक्शन बनाते हो कि तुमने एक डाइस को थ्रो किया और उसके ऊपर जो नंबर्स अपीयर कर रहे हैं,
तो हमने बोला एक डाइस को थ्रो किया और उसके ऊपर जो नंबर अपीयर कर रहे हैं तो उसको पूरे को लिस्ट करना होता है, एक एक नंबर लिखना होता है। और एक एक नंबर या एक एक चीज जब लिखते हैं हम लोग ना, या इसको हम लोग डिस्क्रीट बोलते हैं कि 1 के बाद 2, 2 के बाद 3, 3 के बाद 4, 4 के बाद 5, 5 के बाद 6। समझ में आ रही बात? तो हम लोग उसको किससे रिप्रेजेंट करते हैं? यूजिंग कर्ली ब्रैकेट्स। ठीक है, यूजिंग कर्ली ब्रैकेट्स। कोई बोले सर वो वाला ब्रैकेट कब यूज करेंगे? तो जब कंटिन्यूअस की फील होगी ना, कुछ जैसे हम 1 से 2 लगातार कुछ मतलब बीच में बिना ब्रेक के चल रहे होंगे ना, बिना ब्रेक के चल रहे होंगे ना, तब उस तरह के सिंबल्स को इस्तेमाल में लाएंगे। लेकिन वो अभी नहीं, अभी आगे चलेंगे। ठीक है, ठीक है। अब देखो ये मैंने आपको लिखा भी दिया है, तो आपको जब भी इसमें से लिखना हो तो आराम से लिख सकते हो। अ सेट इज कलेक्शन ऑफ वेल डिफाइंड ऑब्जेक्ट विच आर डिस्टिंक्ट फ्रॉम ईच अदर। अभी बच्चे पूछ रहे थे ना, ठीक है, विच आर डिस्टिंक्ट फ्रॉम ईच अदर। सेट्स आर जनरली डिनोटेड बाई कैपिटल लेटर and elements of the set are represented by small abc. If a is an element of set a, then we write like this. And इसको रीड कैसे करते हैं? a belongs to a। इस तरीके से अगर small a is not an element of set a, then we write like this. And a does not belongs to capital A. The collection of vowels in English alphabet containing this element can be written like this. लिखना हो किसी को तो बताओ, है ना, देख लो। डिस्क्रीट का क्या मतलब होता है? जैसे नंबर लाइन आपने देखा बेटा, है ना, नंबर लाइन आपने देखा है, फील दे रहा हूं, है ना, फील दे रहा हूं, समझ में आए तो अच्छी बात है, देख लीजिएगा। जैसे 0 है, फिर 1 है, फिर 2 है ना, फिर 3 है। तो जैसे अगर मैं बोलता हूं कि 0, है ना, डिस्क्रीट का मतलब क्या होता है वही बतला रहा हूं, है ना, ध्यान से देखो। आ जाओ आ जाओ आ जाओ बेटा, ध्यान से देखो। डिस्क्रीट की बात अगर करते हैं तो हम लोग क्या बोलते हैं? 0, 0 के बाद मान लीजिए कि आप जंप करके सीधा 1 पे पहुंच जाते हो या 3 पे पहुंच जाते हो, है ना, मतलब आप बीच में गैप ले रहे हो। ठीक है, अब जैसे लेकिन अगर आप बात करो कंटिन्यूअस का, तो 0 से 1 के बीच में इनफाइनाइट नंबर है। ठीक है ना, 0 से 1 के बीच में क्या है? इनफाइनाइट। तो उसको हम लोग बोलते हैं कंटिन्यूअस। डिस्क्रीट मतलब एक के बाद दूसरा, दूसरे के बाद तीसरा, तीसरे के बाद चौथा, ऐसा कुछ बन रहा हो, है ना। लेकिन जब हम बिल्कुल 1 गो में जाते हैं तो फिर उसको हम लोग क्या बोलते हैं? कंटिन्यूअस टाइप की चीज। ठीक है, तो हाँ, डिस्टिंक्ट होना कंपलसरी है परी, बिल्कुल बिल्कुल, अभी बताया ना, इस तरीके से नहीं लिख सकते, है ना, रिपीट नहीं कर सकते आप। ठीक है, कोई बोले क्यों नहीं रिपीट कर सकते हैं? कंफ्यूजन है ना। जैसे अगर मैंने बोला कि आप सेट ऑफ वॉवेल्स बतलाओ, है ना, सुनना ध्यान से। अरे क्या तुम मेरी बात सुन रहे हो? क्या तुम मेरी बात सुन रहे हो? सुनना ध्यान से। जैसे मैंने बोला कि सेट ऑफ वॉवेल्स बनाओ, है ना, सेट ऑफ वॉवेल्स में सुनना ध्यान से। अगर कोई बोलता है कि सर मैंने ए को 3 बार लिख लिया, बी को 2 बार लिख लिया, आई को 1 बार लिख लिया, ओ को 1 बार लिख लिया, यू को 1 बार लिख लिया। अब मैंने उससे पूछा नंबर ऑफ एलिमेंट्स बतलाओ, तो वो तो कुछ ही बतला देगा अपने हिसाब से, जो भी उसको आया होगा, है ना, जो भी जितनी बार लिखा होगा। अब मैंने एक बच्चे से पूछा कि तुम बताओ नंबर ऑफ एलिमेंट्स क्या है तुम सेट में, तो वो बोलेगा सर ए ई आई ओ यू 5। तो उसने रिपीट करके नहीं लिखा तो उसका तो 5 आंसर आ गया। ठीक है, लेकिन किसी ने कितने नंबर ऑफ टाइम्स रिपीट करके लिखा तो फिर उसका आंसर अलग होगा। मतलब आप समझ रहे हो कि इट क्रिएट्स अ कंफ्यूजन, इट इज नॉट गिविंग यू अ क्लैरिटी। जब आप रिपीट करके लिखने लग जाइएगा तो फिर वो क्लैरिटी के ऊपर नहीं जाएगा, है ना। बाकी देखो डेफिनेशन बहुत क्लियर है कि हमें उसको क्या रखना है? डिस्टिंक्ट रखना है। समझ में आ गई बात? ठीक है, हाँ हाँ बिल्कुल बिल्कुल, राउंड ब्रैकेट से भी रिप्रेजेंट करते हैं, बट वो अलग चीजों को करते हैं। सुन लोगे तो ठीक है, नहीं सुनोगे तो कोई बात नहीं, है ना। अब चलिए फटाफट से आ जाइए, फटाफट से आ जाइए कि विच ऑफ द फॉलोइंग कलेक्शंस आर वेल डिफाइंड, जस्टिफाई योर आंसर, है ना। इसको सबसे पहले तो आप अपने नोटबुक में चाहो तो लिख लो। ठीक है, अगर वेल डिफाइंड है ना तो आप क्या लिख सकते हो? डब्ल्यू। ठीक है, और नॉट वेल डिफाइंड है तो एन डब्ल्यू। तो कॉमा देकर, जैसे यहां 1 2 3 4 5 6 7 है, एक ही उसमें लिखिएगा ना, एक ही उसमें लिखिएगा, मतलब एक ही कमेंट में लिखिएगा। जैसे भी आपको लगे ना कि डब्ल्यू एन डब्ल्यू, ऐसे जो भी आपको लगे ना वो लिख दीजिए।
डिस्क्रीट एक इंग्लिश का शब्द है, आप चाहें तो गूगल पे देख सकते हैं, ठीक है ना। डिस्क्रीट इज नॉट अ मैथमेटिकल टर्म, डिस्क्रीट कोई ही मैथमेटिकल टर्म नहीं है, डिस्क्रीट एक इंग्लिश का टर्म है, ठीक है ना। जो बच्चा समझदार है वो एक एक करके नहीं लिखेगा, वो एक ही कमेंट में सातों के आंसर लिखेगा। फिर से एक बार बोल देता हूं, है ना, जो बच्चा समझदार है वो एक ही कमेंट में सबके आंसर लिखेगा। अब कुछ बच्चे समझदार आ रहे हैं। लेक्चर मेरे ख्याल से 8 बजे तक है ना। हाँ, डिस्क्रीट के बारे में लोड मत लीजिएगा, डिस्क्रीट एक इंग्लिश का शब्द है, वो मैथमेटिकल टर्म नहीं है। आप चाहो तो, मैंने उसको समझाने की कोशिश की, ठीक है ना, उतना परेशान मत हो। छोटी बातें इन छोटी बातों पर परेशान नहीं होना, ठीक है। तो चलो मैं पहले से शुरू करता हूं। व्हाट डू यू से, कौन कौन से वेल डिफाइंड है? तो कलेक्शन ऑफ ऑल टॉल स्टूडेंट्स इन योर क्लास, इज दिस अ वेल डिफाइंड थिंग? ठीक है। तो कोई बोले सर कैसे डिफाइन करें कि टॉल है, तो कोई बोले सर 6 फीट से ऊपर रख लेते हैं। तो 6 फीट से ऊपर रख लेते हैं तो फिर भी एक क्राइटेरिया है, उस पर सेट बनाया जा सकता है। लेकिन कोई बोले 5 फीट 8 इंच वाला, मेरी तरह का कोई बोले कि अरे यार मैं भी तो टॉल हूं ना, तो कोई बोले नहीं 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 तुम टॉल नहीं हो, ठीक है ना। तो हो सकता हो कोई बोले नहीं नहीं 5 फीट 4 इंच वाला बोले अरे भाई तू तो टॉल है ना, क्यों? क्योंकि मैं तो 5 फीट 4 इंच का हूं, तू 5 फीट 8 इंच का है, तो ऑब्वियस सी बात है कि तू मेरे रेस्पेक्ट में तो टॉल हुआ ना भाई। तो यानी हम लोग बोल सकते हैं ना कि ये वाली चीज क्या है, नॉट वेल डिफाइंड, नॉट वेल डिफाइंड। ठीक बात है, ठीक बात है भाई, ठीक है। दूसरा, द कलेक्शन ऑफ ऑल प्लैनेट्स इन द सोलर सिस्टम, सोलर सिस्टम। तो कोई बोले हाँ सर ये तो लग रहा है वेल डिफाइंड है, ठीक है। तो हम लोग बोले कि जितने भी प्लैनेट्स होंगे वो सारे के सारे मेरे ख्याल से एक वेल डिफाइंड कलेक्शन बना रहे होंगे। द कलेक्शन ऑफ मोस्ट एंजॉयबल मूवीज एवर मेड, है ना, द कलेक्शन ऑफ ऑल एंजॉयबल मूवीज एवर मेड। अब आई मूवी धुरंधर, है ना। तो कोई बोले अरे यार सर ये तो एंजॉयबल मूवी है ना। तो हो सकता है ना, मैं ऐसा मतलब यूट्यूब के ऊपर बोल रहा हूं वैसे तो, ठीक है। मतलब कुछ ऐसे लोग हो सकते हैं जो बोले कि यार कोई एंजॉयबल नहीं है, ये तो ऐसी वाली मूवी है वैसी वाली मूवी है ना। हो सकता हो बहुत सारे लोग इस तरह के कमेंट्स कर दें। तो क्या आपको लगता है कि एंजॉयबल मूवी एवर मेड, है ना, इज दिस अ वेल डिफाइंड कलेक्शन? आंसर इज नो। ठीक है, ठीक है, पक्का। हाँ हाँ, वही वही वर्ड्स जो तुम लोग यूज कर रहे हो, ठीक है। अच्छा, द कलेक्शन ऑफ नेचुरल नंबर्स लेस देन 50। हाँ वही वही, पी से जो स्टार्ट हो रहा है ना, ए पे एंड हो रहा है, बिल्कुल सही है, सही है। डज ऑर्डर मैटर? नो, ऑर्डर डज नॉट मैटर, है ना। उस पर भी क्वेश्चन आ जाएगा, डोंट वरी यार। द कलेक्शन ऑफ नेचुरल नंबर्स लेस देन 50, तो मुझे लगता है ये वेल डिफाइंड होना चाहिए। क्या लगता है तुम्हें, क्या लगता है? मुझे तो लगता है द कलेक्शन ऑफ ऑल मंथ्स इन अ ईयर बिगिनिंग विद द लेटर एम। तो हमें पता है कि जनवरी नहीं आएगा, है ना, फरवरी नहीं आएगा, मार्च आएगा स्टार्टिंग विथ एम, ठीक है ना। मार्च के बाद अप्रैल नहीं आएगा, है ना। अप्रैल के बाद कौन सा होता है, मई। हाँ मई आएगा। जून जुलाई अगस्त सितंबर अक्टूबर नवंबर दिसंबर। तो हमें समझ में आ गया कि मार्च और मई आएगा, तो यानी कि ये वेल डिफाइंड होगा। फिर है क्या कि द कलेक्शन ऑफ रिच पीपल इन इंडिया, है ना, द कलेक्शन ऑफ रिच पीपल इन इंडिया, इज दिस वेल डिफाइंड? तो कोई बोले हाँ सर ये तो वेल डिफाइंड हो गया, कैसे? जैसे सर, है ना, कोई ये पर्टिकुलर आदमी जो है ना वो रिच है सर, है ना, देख सकते हो आप। ठीक है, तो आप जो बोल रहे हो ना वो आप अपने रिस्पेक्ट में बोल रहे हो, ठीक है। और हो सकता है आपने जिसको रिच बोला है ना, उसको अंबानी जी कभी मिले तो बोले गरीब आदमी, ठीक है। तो आप समझ रहे हो कि मतलब इट इज सब्जेक्टिव आइडिया, मतलब आप उसके रेस्पेक्ट में बोल पा रहे हो, ठीक है। तो ऑब्वियस सी बात है, हम लोग बोल सकते हैं कि दिस इज नॉट वेल डिफाइंड। द कलेक्शन ऑफ प्राइम नंबर्स बिटवीन 1 and 20, तो मुझे लगता है कि दिस इज वेल डिफाइंड।
क्या सभी मेरी बातों से सहमत हैं? क्या सभी मेरी बातों से सहमत हैं? ठीक है भाई। देख लो एक बार, ध्यान से देख लो। कोई भी दिक्कत आ रही हो तो बता सकते हैं। हाँ, वी डू नॉट रिपीट। मैंने कब बोला रिपीट कर सकते हैं? मैंने कब बोला रिपीट कर सकते? मैंने तो खुद ने मना किया ना भाई, रिपीट नहीं कर सकते हैं, कहां है? मैंने तो बोला ना डिस्टिंक्ट होने चाहिए। पता नहीं क्या बोल रहे हो यार तुम लोग, पता नहीं कौन सी पढ़ाई पढ़ रहे हो। ओके, 5H वाला नहीं समझ में आया? कौन सा 5H भाई? 1 2 3 4 5, ये वाला M से बिगिनिंग वाला। तो देख लो ना कि कौन कौन से मंथ्स हैं जो M से स्टार्ट हो रहे हैं। जो M से स्टार्ट हो रहे होंगे वो आ जाएंगे इसमें, ठीक है, कोई नहीं। विच ऑफ द फॉलोइंग कलेक्शंस आर वेल डिफाइंड, जस्टिफाई योर आंसर। तो ये मैं दे देता हूं आप सभी बच्चों को होमवर्क में, है ना, इसको आप खुद से कीजिएगा, ठीक है। इसको हम लोग अगली क्लास में डिस्कस कर लेंगे, डिस्कस, ठीक है। तो क्या आप लोग इसको कर लीजिएगा? ठीक है, आगे बढ़े थोड़ा सा। इसका स्क्रीनशॉट लेना है तो ले लो भाई। ओके, नो ऑर्डर नेवर मैटर्स, ठीक है ना, उस पर हम आएंगे, डोंट वरी। अब जैसे ये क्वेश्चन है, ठीक है, इसको हम पोल क्वेश्चन दे रहे हैं, ठीक है, थोड़ी देर के बाद आप इसको पोल कर सकते हैं। देयर इज अ सेट एक्स 1 2 3 4 5 6, इंसर्ट एप्रोप्रिएट सिंबल। मतलब यहां बीच में ना आपको इनमें से कोई सिंबल डालना है, ठीक है। तो मैं इसको 45 सेकंड का पोल दे रहा हूं। ये वाला है क्या पोल? यस, गो एड। जैसे मैंने अभी थोड़ी देर पहले आप सभी बच्चों को बताया कि 90% चीजें जो ना बहुत अच्छे से क्लियर हो जाएंगी, ठीक है ना। 10% ऐसी चीजें हो सकती हैं जो थोड़ा थोड़ा आपको लग रहा हो, तो उसको आपको एक बार और ध्यान से देखना है, ठीक है ना बेटा। ओके, लेट्स गो। पोल स्टॉप्ड। मैं भी देख लूं एक बार, ऐसा ना हो कि गलत मैं ही मार्क कर दूं। ठीक लग रहा है मेरे को। आई थिंक डी, व्यू रिजल्ट्स। यस, यहां पे इस बात का ध्यान रखना पड़ेगा, सी तो किसी ने नहीं मारा है, ये तो बहुत ही अचीवमेंट वाली बात होगी मेरी जान। है ना। तो आप इस समझिएगा कि जो डी वाला पार्ट है मैक्सिमम लोगों ने वही लगाया है। इक्वल टू का तो यहां कोई सेंस नहीं है, लेस देन का कोई मतलब नहीं है, 9 और एक्स में कैसे कंपेयर कर रहे हैं आई डोंट नो। तो मुझे लगता है कि जो समझदार पब्लिक है उन्होंने यही वाला लगाया है क्या। ठीक है, वेरी गुड, आगे बढ़े। ये लो, इसमें देखो, द सेट ओ ऑफ ऑड पॉजिटिव इंटीजर्स, है ना, ऑड पॉजिटिव इंटीजर्स लेस देन 10। देखो, पोल किसी के पास नहीं आएगा, पोल किसी के पास नहीं आएगा। जो कमेंट में आप पोल एबीसीडी में लिख रहे हो ना, वही उसको ये शायद पिक कर लेता है, ठीक है ना। तो फिर से एक 45 सेकंड का पोल है, स्टार्ट करते हैं। पोल शो नहीं होगा, पोल शो नहीं होगा, यूट्यूब पे नहीं होगा। जब हमारी ऐप में क्लास अगली बार से चालू होगी ना, तो फिर शो होगा, ठीक है। अभी तो आप जो एबीसीडी में मार्क करोगे ना, वही आएगा। एक सेकंड यार। बस खत्म होने वाला है ये वाला पोल।
ठीक है। गलत तो नहीं मार्क कर रहा हूं। फिर से 97% क्रॉस कर चुके हैं। मुझे नहीं लगता कि बेटा ये वाला, क्योंकि इधर 1.71% आया, तो 11 के कारण तो नहीं बैठेगा, है ना। 11 के कारण नहीं बैठेगा, है ना, क्योंकि 11 तो नहीं है ना, और उसमें एक मिसिंग भी है, 3 नहीं है, ठीक है ना। इसमें भी ऑब्वियस है 2 तो नहीं आना चाहिए, और बहुत सारे मिसिंग है, ये तो 1 2 3 दे रहे हैं, तो ए तो रॉन्ग ही है। तो यानी करेक्ट आंसर हमारा क्या हो जाएगा, बी बॉम्बे, ठीक है। आगे बढ़ो बे। ये एक और ये एक और, ठीक है। अगली क्लास मेरे ख्याल से ऐप पे होगी, ऐप पे सारी चीजें आएंगी, ठीक है। नहीं नहीं, कमेंट पे मैं ज्यादा फोकस नहीं कर रहा हूं, मुझे बहुत सारे लोगों ने बोला है कमेंट पे ज्यादा फोकस नहीं कीजिएगा, क्योंकि बहुत सारे बच्चे कुछ कुछ लिखते रहते हैं, तो मैं बिल्कुल नहीं कर रहा हूं। मैं बिल्कुल आप लोग के ऊपर फोकस कर रहा हूं, जो पढ़ने वाले बच्चे हैं, जो कि मैक्सिमम लग रहे हैं मुझे 99.99% टाइप मुझे लग रहे हैं पढ़ने वाले ही बच्चे हैं, ठीक है। आप भी मुझ पर फोकस कीजिए। मैं भी आप पे फोकस करूंगा। Which one of the following is not a set? 1579 is not correct. 1579 is not correct because 3 is missing. सेट में सारे एलिमेंट्स आपको रखने पड़ेंगे ना। 1579 के बारे में कोई बच्चा पूछ रहा है, हमारा प्यारा बच्चा, 3 नहीं है उसमें, समथिंग इज मिसिंग, ठीक है। चलिए, तो लेट्स सी, बिकॉज द आंसर इज सी, आई थिंक। देखो, द कलेक्शन ऑफ ऑल होल नंबर्स लेस देन 200, तो आपको पता है कि जैसे होल नंबर में 0 1 2 3 टिल 200 से छोटे कोई भी ले सकते हो, है ना। लेकिन कोई बोले 201 202, तो वो नहीं आ सकता, ठीक है। ऐसी कलेक्शन ऑफ ऑल बॉयज, तो ऑब्वियस बात है, आई होप, ठीक है, क्लियर है कौन बॉय है कौन गर्ल है ना। द कलेक्शन ऑफ ऑल बुक्स रिटन बाई चेतन भगत, दैट इज ऑल्सो वेरी क्लियर। इसमें पता नहीं, मुझे लगता है बी ऑप्शन 17.84% बच्चों ने मारा है। क्या आपको ऐसा लगता है जिन भी बच्चों ने बी मारा है कि अभी भी उनको लग रहा है कि उनका आंसर सही है? कलेक्शन ऑफ ऑल बॉयज तो एक वेल डिफाइंड सेट है ना यार। ऐसे मत करो यार। 70% बच्चे कंफ्यूज हो रहे हैं यार, ऐसे थोड़ी होता है। 17% बच्चे कंफ्यूज क्यों हो रहे हैं यार कि बॉयज, पहचान लोगे यार, इसमें क्या है, क्या बात कर रहे हो, ठीक है। हाँ, कलेक्शन ऑफ टैलेंटेड एक्टर्स इन बॉलीवुड, ठीक है। तो अब हो सकता है कि कोई पर्टिकुलर नाम ले, कोई कि ये वाला बंदा है ना, कोई बोले नवाजुद्दीन सिद्दीकी, तो हमें पता है कि भाई सभी बोलेंगे उसके बारे में, यस ही इज वेरी टैलेंटेड सर, है ना। लेकिन उसके अलावा बहुत सारे एक्टर्स हैं जिनके ऊपर नाम ले तो भाई वो हो जाएगी यार, नहीं बिल्कुल नहीं, मैं नहीं मानता, है ना। तो ऐसा ऐसी चीजें हो सकती है, ठीक है ना। ठीक है। अब वैसे तो देखो, आगे हम लोग को क्या है, मेथड्स टू राइट सेट वगैरह पढ़ना है, ठीक है। बट इसको मुझे लगता है कि आज हम लोग यहां पे विराम दे रहे हैं, ठीक है। मेन चीज अब आपको ध्यान रखना है, ठीक है। मेथड्स टू राइट सेट वगैरह, इसमें भी बहुत सारी चीजें हैं जो हम पढ़ेंगे अगली क्लास में, ठीक है। बट आज मेरे ख्याल से यहां पे हम लोग पहली क्लास को बहुत ज्यादा खींचते नहीं है, क्योंकि देखो अब उसमें घुसूंगा तो फिर उसमें 2 3 चीजें हैं जो बिना बताए अपन निकल नहीं सकते, ठीक है। तो वो फिर 15 20 मिनट ले लेगा, 15 20 मिनट ले लेगा, टाइम खत्म हो चुका है। ओके, ओके। अभी मैं कोई भी किताब मना कर रहा हूं, ठीक है। आज की क्लास में एज सच कोई होमवर्क नहीं है, बट यस मैं जरूर कहूंगा कि इसको थोड़ा सा रिपीट कर लेना। जो मैंने आज स्टार्टिंग में बातचीत सेशन में आपके साथ चीजें साझा की हैं, अपने एक्सपीरियंस आपको बतलाए हैं, उनको जरूर लिख लीजिएगा और उसको फॉलो कीजिएगा, ठीक है ना। जैसे एक बात कहता हूं, ठीक है, जैसे मान लो कि दिमाग में कभी मेरे, मैं अपनी बात कर रहा हूं कि नेगेटिव कोई बात आई, तो या तो मैं उसके साथ अब पूरा जीवन भर जीऊं, या फिर बोलूं कि यार ये तो बिल्कुल बेकार की बात है ना, लेट्स बी पॉजिटिव, आगे बढ़ते हैं। क्या ये एक बार आएगा नेगेटिव मेरे दिमाग में? नहीं। हो सकता है मैं अगले दिन कुछ कर रहा हूं, फिर से मेरे दिमाग में कोई नेगेटिव आया, तो मुझे फिर से उसको एक पॉजिटिव थॉट के साथ, एक पॉजिटिव माइंडसेट के साथ उसको फिर से रिप्लेस करना पड़ेगा। क्या मैं यही काम मुझे अगले दिन भी करना पड़ेगा? आंसर इज यस सर। तीसरे दिन भी अगर आपको जीवन में कुछ पाना है तो फिर से आपको वही काम करना पड़ेगा। एंड सिमिलरली, जब तक आप जीवन में आगे बढ़ते रहना चाहते हैं, तब तक आपको
इन नेगेटिव माइंडसेट को हमेशा एक पॉजिटिव आंसर से रिप्लेस करना पड़ेगा, क्योंकि कहीं ना कहीं ये आपके सेल्फ डाउट से रिलेटेड चीजें होंगी, ये इस तरह की चीजें होंगी। तो वैसे ही मैं कह रहा हूं कि जो भी मैंने चीजें आज साझा की हैं, उसका जो क्रक्स है, जो मैंने स्टार्टिंग में जो चीजें बताई हैं, उसको एक डायरी में लिखिए और उसको बार बार फॉलो कीजिए। एवरी पेज यू राइट, उसके ऊपर एक लाइन जरूर होनी चाहिए कि अर्जुन इज ए प्रॉब्लम सॉल्वर, मतलब अर्जुन, मतलब आप उसको अपने नाम से रिप्लेस कर लीजिएगा, है ना। क्योंकि ऐसे मैं लिखूंगा डैश डैश इज ए प्रॉब्लम सॉल्वर, तो आप सब ऑफेंड हो सकते हैं, है ना, कि सर डैश डैश हमें बोल रहे, नहीं, मैं बोल रहा हूं फिल इन द ब्लैंक्स वाला डैश डैश, ठीक है ना, इज ए प्रॉब्लम सॉल्वर। तो ये चीज अपने दिमाग में लेकर आइए, वो माइंडसेट शिफ्ट में आपका काम करेगा और चीजें धीरे धीरे बिल्ड होंगी और फिर आपकी लेगेसी भी उसी के साथ बिल्ड होगी, आप बढ़िया रैंक तक पहुंच सकते हैं। ठीक है, तो ठीक है, तो यस यस यस, अच्छा लगा हो तो जरूर कमेंट कीजिएगा। ठीक है, कुछ चीजें रह गई हो, जैसे कुछ एक आध वर्ड पे बच्चे परेशान हो रहे हैं, तो फिर हम अगली क्लास में फिर से लेंगे। ठीक है, मैं आपको एक बात बतलाऊं, आपका मेरी तरफ से पूरी 100% कोशिश होगी कि कोई भी डाउट ना रहे। ठीक है, तो अगर अगली क्लास में भी आपको ऐसा लगे कि यार ये वाली चीज से थोड़ा सा बतला दो, तो थोड़ा सा फिर से भी बात कर सकते हैं, ऐसी कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन अगर आपका इंटेंशन मुझे परेशान करने का है, ठीक है, तो फिर आप गलत आदमी से पंगे ले रही है मेरी जान, है ना, तो प्लीज नहीं लीजिएगा। ठीक है, बहुत मन से आया हूं पढ़ाने आप लोगों को, बहुत ही दिल से पढ़ाने के लिए आया हूं और पूरे 2 साल आपके साथ जुड़ के बहुत मेहनत करना चाहता हूं। और मुझे पक्का पता है कि आप इतने अच्छे हैं कि आप ये मौका मुझे ज़रूर दीजिएगा कि मैं आपके रिजल्ट में कंट्रीब्यूट कर सकूं। एंड आई होप इसी नोट पे आज पहली क्लास समाप्त करते हैं और मिलते हैं मेरे ख्याल से वेंसडे वाली क्लास में। तब तक के लिए टिल देन, जय हिंद, जय भारत, बाय बाय, टेक केयर, बहुत ध्यान रखिए अपना, है ना, मिलते हैं, बाय बाय।